Assalamu alaikum everyone. Am I audible to everyone? Please comment in the chat section so I can hear out you can am I audible or not. Okay, okay, that's fine. That's fine. Total participants are 17. I think maybe some of them are remaining to join. So let's wait 1 to 2 minutes for so they can join. Then we will start our discussion. जी जी मिस नगीना अब्दुल कादिर एंड मिस्टर आसिम आसिम सलीम बाजवा साहब we were waiting for our participants. That's why I muted. अच्छा आज काफी न्यू कमर्स भी हैं एज कुछ तो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं प्रीमियम पार्टिसिपेंट्स हैं जो लास्ट लेक्चर और इस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो लेट्स वेलकम अगेन एंड वेलकम टू द न्यू मेंबर्स new participants in this comprehensive research program. Our today's module is related with the literature review because literature review is thoroughly and a more deeper aspect of every research. It lays the foundation, it lays the basic foundation of every research because it contains what has been done and what will be done. On the basis of what has been done, we map how it will be done. So that's what about our today's module. प्लीज कमेंट कि आप सबको स्क्रीन शेयर और ये आपके साथ मैंने शेयर कर दी है आप सबको नजर आ रही है
ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट लूजिंग आवर टाइम, बिकॉज वी आर बाउंड। उसके बाद आप सबकी क्यूरीज होती हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। इसलिए हम सबको विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सबको स्टार्ट करना चाहिए। आसिम साहब, वॉइस इज नॉट क्लियर। बाकी किसी को भी इशू आ रहा है मेरी आवाज़ से? ओके, आसिम साहब, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन और समथिंग एल्स। रिमेनिंग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई इशू नहीं आ रहा। आई थिंक इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड। ओके, ओके। सो आज सबसे पहले लर्निंग गोल्स हमारे क्या हैं आज के? आई थिंक सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि न्यू मेंबर्स भी हैं कुछ जो इस सिर्फ मॉड्यूल के साथ हमारे साथ एज लाइक गेस्ट हैं हमारे। तो दिस इज जुबैर अहमद। आई एम currently enrolled in a PhD. My research work is in progress. I am the author of 20 research publications and have presented 3 studies at international conferences. Apart from these, I am working with a US university as a research associate. There are two mega projects I has been working inside the South Asian countries, including Pakistan, India, and Bangladesh. They are working on cardiovascular diseases and diabetes reversal program. I am bridging their gap within the South Asian countries, special focus to research. So that's all about a brief introduction about myself. You can go through for my detailed introduction at my LinkedIn profile. My profile name is Zubair Ahmad Pirzada as usual. You can find there. Someone commented it, so you can please list the key points of module 1 or introduction and finding the research gaps. Actually, we are totally बाउंड हेयर बिकॉज के टाइम की लिमिटेशन होती है। फिर हम आगे का जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो वी आर जस्ट गिविंग यू अ हिंट। मैंने कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। ठीक है, वट एवर एस ए नेम लिखा हुआ है आपका, तो वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जा सकती है। मैं टीम से कह दूंगा, वो आपके साथ वो रिकॉर्डिंग दोबारा शेयर कर देंगी। वो ग्रुप में उनका लिंक पड़ा हुआ है, हमने क्या डिस्कस किया है। हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, और उसके बिहाफ पे हाउ वी डिज़ाइन और राइट अवर रैशनली ऑफ द स्टडी, लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस किस तरह से डिज़ाइन होते हैं और किस तरह से अलाइंड होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इन सबको विदाउट लूजिंग एनी आस्पेक्ट उनको एक मेजरेबल चीजों में कैसे कन्वर्ट करना है, रिसर्च गैप को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये हमने चीजें जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। आज का लेक्चर है हमारा जो सेकंड मेजर एस्पेक्ट होता है इन एवरी रिसर्च, जो है लिटरेचर रिव्यू। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरह से लिखा जाता है, एक का एस्पेक्ट है लिटरेचर रिव्यू का। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने यहाँ पे लर्निंग गोल्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू है क्या और क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से रिलेवेंट एकेडमिक लिटरेचर को सर्च आउट किया जाता है, रिसर्च आर्टिकल्स किस तरह से हाई क्वालिटी के चेक किए जाते हैं, समरी
किस तरह से बनाई जा सकती है प्रीवियस स्टडीज की, गैप्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, और लिटरेचर रिव्यू को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि डिस्कनेक्टेड ना लगें। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है, अक्सर लोग जो रिसर्चर्स जो हैं वो इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, बज़ाहिर कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और आपकी हर एक रिसर्च स्टडी को सपोर्ट चाहिए होता है किसी थ्योरी से, और कौन सी थ्योरी है जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम को सपोर्ट करती है, आपके वेरिएबल्स के रिलेशंस को आपस में जस्टिफाई करती है। उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह से आपने बनाना है, जब थ्योरीज को सिलेक्ट कर लिया तो बनाना कैसे है। एंड देन आपके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ही आपके बाकी रिसर्च अपडेटेड क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को एक मैनर में अलाइन करके बताएगा। जामिन साहब ने कोई कमेंट किया, सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द रिव्यू ऑफ एनीथिंग और बुक। सर किस रिव्यू के बारे में आप कहना चाहते हैं, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मोर, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू फॉर आवर करंट लेक्चर। आप बताएं मुझे जामिन साहब, तो मैं फिर कंटिन्यू करूँ, या तो फिर आपकी क्यूरीज जो भी हैं आप लेक्चर के एंड पे जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक ठीक है, चलें, जब तक उनका मैसेज आ जाए, दिस विल बी आल्सो डिस्कस इन द लेक्चर। चलें, आपकी क्यूरी आई थिंक तो सॉल्व हो ही जाएगी। अच्छा, चलें लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है कि भाई लिटरेचर रिव्यू है क्या। लोग लिटरेचर लिटरेचर या प्रोफेसर आपको टास्क देते हैं कि भाई ये लिटरेचर जो है इसका अच्छा सा बनाना, लिटरेचर में नई स्टडीज को फाइंड आउट करना, लिटरेचर में गैप नहीं होना चाहिए, लिटरेचर में अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये एक्चुअली है क्या? लिटरेचर एक्चुअली वो प्रीवियस स्टडीज की समरी होती है जनरली, और वो समरी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मतलब लिटरेचर रिव्यू में कौन से एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले कि स्टडीज के पहले स्टडीज कौन कौन सी हुई हुई हैं, लाइक व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। व्हाट इज अननोन, उन लिटरेचर स्टडीज जो हुई हुई हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद भी कौन सी चीज़ रहती है जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो फाइंड आउट करना है। वहां से लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट वेन एवर यू आर स्टडिंग एनी आर्टिकल, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि भाई ये एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है कि डायबिटीज मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉयज़ की हो रही है, बट फिर भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही पब्लिक सेक्टर की। व्हाट इज द रीजन? इट मीन्स कि देयर इज समथिंग अननोन। वही बताएगा आपको कि यहाँ पे गैप एग्जिस्ट करता है। किसी ने एस्पेक्ट अगर डिस्कस किया भी था, तो एस्पेक्ट कौन सा था? किसी ने देखा होगा कि भाई एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने कंपनसेशन इंक्रीज किए, ठीक हो गया, कंपनसेशन हो गई, मतलब वो नॉन चीज हो गई एक। उसके बाद किसी और ने कहा कि भाई मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को जो है वो इंक्रीज किया, लाइक एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया, चलें ये भी चीज़ नॉन हो गई। उसके बाद किसी ने कहा भाई मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट को भी इम्प्रूव किया, लीडरशिप स्टाइल को, चलो ये भी हो गया, लीडरशिप भी डिस्कस हो गया। इट मीन्स के इसके अलावा कौन सी चीज़ रहती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ रहती है। लाइक वाइज मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस रहता है। क्यों रहता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इस वजह से रहता है क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे, किसी को ज्यादा तरजीह देंगे, किसी को ज्यादा पे करेंगे, किसी को कम पे करेंगे, अगर उनका काम भी सेम है, एक ही जॉब पोजीशन है उनकी, देन देयर विल बी जेलेसी, प्रोफेशनल जेलेसी जो वहां पे पैदा होगी। और उस प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से एम्प्लॉयज जो हैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दैट इज व्हाट के गैप एग्जिस्ट करता है। और लिटरेचर भी और क्या बताता है कि आपकी करंट स्टडी को प्रीवियस स्टडीज के साथ जोड़ता है। आप ये बताएंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इस पे काम नहीं हुआ हुआ, मैं इस पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मैंने देखा है
दैट इज व्हाट ऑलरेडी नोन। क्या नोन है भाई? देखा हुआ है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ भी हमने देखी, फला बंदे ने फला साल में ये रिसर्च कंडक्ट की फला जगह पे, बट वहां पे भी कोई चीज हमें नजर नहीं आई, कोई खास इम्पैक्ट नजर नहीं आया। फिर भी मैंने जिस फर्म को मैंने रिसर्च कंडक्ट करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, वहां पे फिर भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। एक ऑथर जो अमेरिका में है, उसने ये रिसर्च कंडक्ट की कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को कंपनसेशन ज्यादा दी जाए तो वो काम अच्छा करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। बट उनके रिजल्ट्स जब यहाँ पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किए गए, बट फिर भी यहाँ पे उस तरह की कोई प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आई। देन हमने क्या किया? हमने देखा कि भाई आज हम फेयरनेस पे बात करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। डेट इज वॉट कि आप अपनी रिसर्च को एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी एग्जिस्टिंग रिसर्च जो ऑलरेडी हुई हुई है उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। लिटरेचर भी बताता क्या है, ये सिंपली एक प्रीवियस ऑथर्स के बारे में बताता है कि वो एक्चुअली है क्या, मतलब उन्होंने कौन सी चीज रिसर्च की हुई है। इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, हम उसी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो किस तरह से बनता है, उसके लिए तीन एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले फाउंडेशन आपका बनेगा, जो ऑलरेडी आपके पास लिटरेचर मौजूद है। लिटरेचर कहाँ पे मौजूद है आपका, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। जो न्यू कमर्स हैं आज के, उनके साथ ये बताता चलूं कि हम गूगल स्कॉलर यूज करते हैं मेजरली। वहाँ पे फ्री और अवेलेबल जो हमारे पास काफ़ी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो अवेलेबल होती हैं। हम वहाँ पे जाके पढ़ते हैं कि ऑलरेडी क्या यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, किसी ने कौन सी स्टडीज की हुई हैं। नंबर सेकंड, कि किस तरह से वो स्टडी कंडक्ट की गई थी, क्योंकि रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि आपके रिसर्च मेथड्स हैं वो कौन से अप्लाई किए गए हैं। आइदर दे आर द क्वालिटेटिव मेथड्स, आइदर दे आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स, आइदर दे सीक टू आइदर आई थिंक मतलब उन्होंने मिक्स मेथोडोलॉजी भी है जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। या फिर उसके बाद थर्ड नंबर चीज हमारे पास बचती है कि इसके बावजूद एक कोना खाली भी रहता था जिसको हम फिल करना चाह रहे हैं। वो फिल करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के साथ। तो डेट इज व्हाट के लिटरेचर रिव्यू है क्या, इन तीन चीजों पे वो डिपेंड करता है। अब पर्पस क्या है? पर्पस हमारा लिटरेचर रिव्यू का हमेशा ये होता है कि सबसे पहले कि आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। जब आप प्रोफेसर के पास जाते हैं, आई थिंक जो आज के न्यू है या प्रीवियस मेंबर से सब तकरीबन कोई लास्ट ईयर में था या कोई मास्टर्स में या कोई पीएचडी में एनरोल्ड है, तो प्रोफेसर हमें अपने रिसर्च टॉपिक के लिए हमेशा यही कहते हैं कि यार अपने टॉपिक पे डिस्कस, टॉपिक को डीपली जो है ना सर्च आउट करके आओ, उस पर कौन कौन सी स्टडीज की गई हैं, तो फिर मुझे बताना। और हर एक वेरिएबल पे जो है आपने 10 से 15 रिसर्च आर्टिकल्स जो है ना वो डाउनलोड करके आने, मुझे दिखाने। वो इस वजह से ही आपको कहते हैं कि आप अपने टॉपिक को जो है वो डीपली अंडरस्टैंड करें, ताकि उसमें आपको पता चले कि पहले किस तरह से काम हुआ है और उन्होंने कौन कौन से मैथडोलॉजीज अप्लाई की हुई हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड, आपने लिटरेचर रिव्यू में दोबारा सेम रिसर्च को रिपीट नहीं करना। लाइकवाइज कि अगर आपने लेट सपोज कोई मेरा रिसर्च पेपर जैसे जुबैर का लिखा हुआ है, कोई भी रिसर्च पेपर है, तो आपने अगर मेरा रिसर्च पेपर जो है वो एज अ साइट करना है, मतलब मेरे पेपर पढ़ के उसको अपने रिसर्च में उसको लिख रहे हैं कि भाई जुबैर ने 2025 सेड दिस ईटीसी 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 ये लिखा मेरे बारे में। आगे चल के किसी और जो है वो पैराग्राफ में दोबारा सेम अल्फाज या सेम चीज दोबारा रिकॉल नहीं करनी। या फिर जो मैंने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है आपने वो सेम रिसर्च कॉपी नहीं करना। अगर मैंने रिसर्च की हुई है ना एक जगह पे, तो आपने वो सेम चीज यहाँ पे दोबारा से रिसर्च नहीं करनी। मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में मैंने रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आप दोबारा आप करना चाह रहे हैं तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर सेम एज बिल्कुल मेरे जैसी आप रिसर्च कॉपी करेंगे तो कोई न्यू रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज के मैंने एक रिसर्च का जो गैप है वो तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो फिर आपको क्या मिलेगा वहां पे। लाइक वाइज सम इज डिगिंग द गोल्ड, ठीक है, वो खड्डे खोद रहे हैं कहीं पे खान में काम कर रहे हैं कि सोना निकले वहां पे। अगर मैं वहां पे पहले पहुंच चुका हूं और मैंने वहां पे खुदाई की हुई है और वहां से मैंने सोना निकाल लिया, देन आप वहां पे बाद में पहुंचे, आपने देखा कि यहाँ पे खड्डा खोदा हुआ है और आपने दोबारा वहां पे काम करना शुरू कर दिया,
तो शुरू करने से ये बात आएगा कि मतलब आपको रेयर चांसेस है कि आपको कुछ नया मिले, बिकॉज कि मैंने ऑलरेडी उस पर काम किया हुआ था, मैंने वो सारी चीजें वहां से निकाल ली। तो आपके लिए वहां पे कुछ नहीं बचता, तो इट मीन्स कि देयर जस्ट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो सेम टाइप ऑफ रिसर्च हमें कभी भी कॉपी नहीं करनी होती। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू में हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि भाई गैप क्या, हाँ कहाँ पे है। हाँ, अगर आपको मेरी रिसर्च में कहीं पे गैप मिल गया कि यार जुबैर ने ये स्टडी तो की हुई थी, बट उसने ये एस्पेक्ट तो उसने डिस्कस किए नहीं। अगर उसने ये एस्पेक्ट डिस्कस ही नहीं किए तो देन व्हाट विल हैपन, कि आप बताएंगे कि भाई ये रिसर्च गैप एग्जिस्ट करता है बिकॉज उसने ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस पे काम तो किया हुआ था, बट उसने ये नहीं देखा कि टॉप मैनेजमेंट की जो आइडियोलॉजी है वो क्या इम्पैक्ट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पॉलिसीज हैं उनके क्या असरात पड़ते हैं एम्प्लॉइज पे, ये नहीं डिस्कस किया हुआ। सो दैट इज व्हाट रिसर्च गैप इज, यानी ये मिसिंग था, और इस पे और ज्यादा काम होना चाहिए। आगे आपने थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो अपना बनाना है, वो लिटरेचर रिव्यू से ही बनता है, क्योंकि ऑलरेडी जो थियोरीज अवेलेबल होती हैं हम और उन थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स होंगे अभी ये जो बिल्कुल एक नीट और क्लीन बिल्कुल न्यू आइडियाज लेके आए, और वो ना होने के बराबर होते हैं। इस वजह से हमें कहीं पे भी अपनी रिसर्च स्टडी को जस्टिफाई, क्योंकि सोशल साइंस और जितना चीज होती है आपको थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है कि भाई फला ऑथर ने, फला साइंटिस्ट ने, या फला फिलोसोफर ने ये थ्योरी दी थी जो ये बयान करती है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें होता है कि भाई जस्टिफाई कैसे करना है हमें रिसर्च में, कि हमारी रिसर्च जरूरी क्यों है। इस पे हम अपनी रिसर्च में लिखते हैं रैशनल कि जरूरी क्या था, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम तो हमारे पास है, ठीक है भाई ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई वी आर सीकिंग टू कंडक्ट दिस रिसर्च। बट जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वाकई ये रिसर्च करने लायक है। ये लिटरेचर रिव्यू जो है हमारा, ये सारी इन चीजों पे काम करता है। ये हमें पूरा फाउंडेशन जो रिसर्च का है वो पूरा फ्रेम बनाता है हमारा। लाइक एक फाउंडेशन स्टोन्स होते हैं, या फिर इन केस के हम किसी भी प्लॉट में जाके वहां पे फाउंडेशन रखवाते हैं अपने घर की, कोई भी चीज अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। Will some contribute to existing knowledge, otherwise you are just wasting your resources, you are just wasting your complete energy in a wrong direction। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अभी है कि लिटरेचर रिव्यू को सर्च कहाँ पे करना है फॉर द न्यू जो हमारे पास अभी मौजूद हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर देता हूँ आप सबके लिए, स्क्रीन तो शेयर हुई भी है आप सबके साथ। तो सबसे पहले जो फ्री एक्सेस में आपको मिलता है वो है गूगल स्कॉलर, जो आपको रिलेटिव स्टडीज जो है वो आपको फाइंड आउट करके देता है, बिल्कुल ईजी है। दूसरा डेटाबेस है, अगर मेडिकल साइंस से कोई स्टूडेंट हो है यहाँ पे, आई थिंक तो होगा नहीं, बिकॉज हमने साइंस सोशल साइंस और मैनेजमेंट साइंस के लिए ही हमने ये ट्रेनिंग रखी हुई थी। तो अगर कोई है भी, या आपके फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए पबमेड जो है वो मोस्ट मेडिकल टॉपिक्स के लिए जर्नल्स की जो है वो डेटाबेस है। दूसरा स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, ये डेटाबेसेस हैं, इनके हजारों जर्नल्स होते हैं, स्कोपस के साथ लिंक हजारों जर्नल्स हैं, वेब ऑफ साइंस के साथ लिंक हजारों जर्नल्स हैं। उसके बाद गूगल स्कॉलर की तरह एक और प्लेटफॉर्म है हमारे पास, रिसर्च गाइड। रिसर्च गाइड जस्ट इज इट इज लाइक कि हमारे पास जस्ट लाइक फेसबुक है, हम सोशल सर्कल के लिए यूज करते हैं, फॉर जॉब पर्पज हम लिंक्डइन यूज करते हैं। तो रिसर्च पर्पज के लिए हम अकेडमिया या रिसर्च गाइड यूज करते हैं। रिसर्च गाइड पे हम क्या करते हैं, मेरा प्रोफाइल है तो मैंने प्रोफाइल में अपने वहां पे जाके कोई और चीज पोस्ट नहीं करनी, मैंने वहां पे अपने रिसर्च आर्टिकल्स, कोई लेक्चर, कोई कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो है मैं खुद की तरफ से वहां पे शेयर करना चाहूंगा। और वहां पे मेरे भी फॉलोअर्स होते हैं, जस्ट लाइक कनेक्शंस होते हैं, हमारे फॉलोअर्स होते हैं। हम वहां पे अपना प्रोफाइल, हर एक जो रिसर्चर है वहां पे अपना प्रोफाइल जरूर बनाता है, एक गूगल स्कॉलर पे, एक रिसर्च गाइड पे, एंड इवन आपके पेपर्स जिस जनरल
पे एक टॉपिक है भाई, सोशल मीडिया। ठीक है, ये सोशल मीडिया के अलावा भी चेक कर लें कि सोशल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। ठीक है, या फिर प्रोफेशनल जेलेसी की बात करते हैं। आपको वो सर्च करना है, आपने वो टर्मिनोलॉजी जो है वहां पे जाके जस्ट पुट आउट करना, जैसे लाइक इन गूगल गूगल स्कॉलर में भी वहां पे ऐसे ही पुट करना है, आपको स्टडीज आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये भी जरूर देखना है, सिर्फ एक वेरिएबल्स को ना सर्च किया करें, उसके साथ जो लिंक्ड वेरिएबल है, लाइक जिसपे इम्पैक्ट आप देखना चाह रहे हैं, लाइक एक तो इम्पैक्ट है सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, और एक हमारे पास है कि भाई सोशल इनइक्वालिटीज की किस पे इम्पैक्ट पड़ती है, हमारी ग्रूमिंग पे पड़ती है, टीनेजर्स की ग्रूमिंग पे पड़ती है। तो टीनेजर की ग्रूमिंग जो है वो, इट इज इट इज व्हाट वी से, इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो टीनेजर्स की जो ग्रूमिंग है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसपे उसकी इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो ये हम इस तरह से वेरिएबल्स को सर्च आउट करेंगे। ठीक है, चलें लेट्स प्रैक्टिकली हम, मैं स्क्रीन को शेयर बंद कर रहा हूं, आपको आपके साथ मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? तो दिस इज द रिसर्च की जो गूगल स्कॉलर है हमारे पास। हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई सोशल इनक्वालिटीज इम्पैक्ट ऑन टीनेजर्स ग्रूमिंग। इस तरह से हमने अपने टॉपिक जो वेरिएबल्स हैं उस पे हमने लिख के और ऐड कर देना है। ठीक है, अब इस तरह से आप जब सर्च आउट करेंगे, सर जामिर साहब, आई थिंक यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम। आप अपने एंड पे चेक करें, आई थिंक सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। आई थिंक आसिम साहब, हानिया, सैयद, सैयद कमल रुबाब और दीगर ने सब ने कहा हुआ है कि स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स जामिर साहब बिफोर कमेंटिंग, के ताकि ड्यूरिंग, क्योंकि मैं आपकी चैट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि इस तरह की कोई इमरजेंट क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दिया करें। आप थोड़ा सा वेट करके दोबारा कमेंट करेंगे तो आई थिंक आपका प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो फिर आप कमेंट करें, ताकि मैं फिर मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, ये देखें भाई, स्कॉलर, गूगल स्कॉलर को यूज करना है कि यानी आपको लिटरेचर रिव्यू किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको मैं रिसर्च जो गूगल स्कॉलर है उसको यूज करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने टॉपिक को सर्च किया। दूसरा, ये साइड बार आपको समझना जरूरी है कि भाई आपको स्टडीज चाहिए कब की, मतलब कौन सी स्टडीज चाहिए, 2025 की सिर्फ चाहिए, 2024 की चाहिए, 21 की चाहिए, या फिर आपकी अपनी कोई रेंज है। रेंज, इसके रेंज को क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है भाई लेट सपोज 2020 से 2025 तक। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, तो फिर ये सिर्फ वही रिसर्च स्टडीज दिखाएंगे जो 2020 से लेकर 2025 तक होंगी। इसको यूज करने का तरीका, उसके बाद एनी टाइप, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये देखें जिस पे रेड क्लिक किया हुआ है, यानी इट मीन्स के ये रिलेवेंट्स है। दूसरा ऑप्शन होता है डेट के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक किस के साथ रिलेवेंट स्टडीज आपको चाहिए तो इसको सिलेक्ट करें। या फिर आपको ये सिर्फ ये चाहिए कि भाई थोड़ा सा भी अगर नाम मेरा इस्तेमाल हुआ हुआ है मेरे वेरिएबल का, सोशल इनइक्वालिटीज का, तो फिर डेट के ऊपर सॉर्ट बाय डेट कर दें। सॉर्टिंग कर देंगे तो फिर वो चीज़ आ जाएगी जो बहुत रिसेंट होगी। लाइक वाइज ये देखें अभी,
पहले 2020 की स्टडी सबसे पहले स्टार्ट हो रही हुई थी, अभी हमारे पास नजर आ रही है 2025 की। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारे टॉपिक के हिसाब से ही जो स्टडी है एग्जैक्ट इज वही शो हो रही हो, जरूरी नहीं है। तो दूसरा है हमारे पास है, मैं बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए यही कहूंगा कि आप सॉर्ट बाय रेलेवेंस किया करें, बिकॉज के सॉर्ट बाय रेलेवेंस में ये होगा कि आपके साथ जो रेलेवेंट स्टडीज होंगी आपको वो शेयर होंगी। उसके बाद है कि भाई आपको चाहिए क्या, आपको आर्टिकल्स चाहिए, रिव्यू आर्टिकल्स चाहिए, या फिर कोई भी चलेगा। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एनी टाइप कर दें। एनी टाइप में ये होता है कि आपको जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज होती हैं आपको सब शो होती हैं। अगर आपको रिव्यू आर्टिकल्स चाहिए, इन केस समटाइम्स हमें चाहिए होते हैं, तो फिर आप रिव्यू आर्टिकल्स पे आके क्लिक करेंगे तो रिव्यू आर्टिकल्स आपको शो होंगे। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। और बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए यही है कि आप कोशिश किया करें कि प्रीवियसली 3 इयर्स तक जाया करें, मतलब 3 इयर्स से बिलो ना जाया करें। कि 2000 लाइकवाइज 25 चल रहा है तो 2022 की स्टडीज जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट प्रिफरेबली भी आप 2021 और 20 की भी कर सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड दैट, आप अवॉइड करें। अवॉइड करेंगे तो इस वजह से, क्योंकि आपकी स्टडीज बेस्ट जो बनता है ना वो ये होता है कि भाई इस बंदे ने मोस्ट रिसेंट स्टडीज पढ़ के अपनी स्टडीज को जो है वो फॉर्म आउट किया है। ऐसा नहीं है कि इसने कोई 2015 की स्टडी पढ़ी हुई है, उसने रेफरेंस ये लगाए हुए हैं, 2010 की लिखी हुई है, 1980 की लिखी हुई है, 1990 की लिखी हुई है। मतलब उसने प्रीवियस स्टडीज पढ़ी हुई है, मोस्ट रिसेंट क्या काम हुआ हुआ है उसको कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मिस शमीम इरशाद ने कमेंट किया हुआ है कि कैसे आइडिया हुआ कि इस टॉपिक पर रिसर्च हो चुकी है नहीं। यही हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे। आप अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप इस तरह का, अगर एग्जैक्टिव यही आपका टॉपिक है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और एनी टाइम कर दें यहाँ पे आके, ताकि आपको पता चले कि ऐसा तो नहीं 2025 में ना हुई हो, भले हो सकता है वो 2015 में हुई भी हो। आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगी, जो भी रिलेवेंट स्टडीज एज इट इज आपके टॉपिक के साथ जो मैच हो रही होगी वो रिलेवेंट में ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी। लाइकवाइज अगर ये देखते हैं कि ग्रूमिंग फॉर सक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ एडोलेसेंट सोसाइटी ऑन अर्ली इंटरजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी, ये 2000 की स्टडी है। रिव्यू ऑफ यंग पीपल्स वल्नरेबिलिटीज टू ऑनलाइन ग्रूमिंग। उसके बाद आते हैं कि ग्रुप लोकलाइज ग्रूमिंग, व्हाट इज इट एंड व्हाट चैलेंजेस डज इट पोज फॉर सोसाइटी एंड लॉ। यंग पीपल पीयर टू पीयर ग्रूमिंग, ठीक है, एंड सेक्सुअल ऑफेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू हार्मफुल सेक्सुअल बिहेवियर विद इन अ सोशल मीडिया सोसाइटी। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स वल्नरेबिलिटीज, सबसे पहले ये देखनी है आपकी एज इट इज है, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टडीज नहीं है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। उसके बाद अगर टॉपिक आपने देख लिया, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये देखना है आप सबने, ये जो यहाँ पे बोल्ड होके चीजें नजर आ रही है ना, बोल्ड होके, ठीक है, ये बड़ा इम्पैक्ट, ये बड़ा काम करती हैं। अगर आपको अपनी रिलेवेंट वेरिएबल्स के साथ अगर आपकी कोई स्टडी नहीं मिल रही, तो आपने टॉपिक्स के बाद ये जो टाइटल्स लिखे हुए हैं रिसर्च के, इसके अलावा नीचे यहाँ पैराग्राफ में देखें कि वो वर्ड्स आपके यूज हो रहे हैं कहीं पे। लाइक वाइज आपके वर्ड्स कौन से हैं, टीनेजर ग्रूमिंग, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज। आपने देखा है कि ग्रूमिंग तो यहाँ पे यूज हो रहा है, बट यहाँ पे कोई और हमारा टॉपिक का जो वर्ड है लाइक ग्रूमिंग के अलावा सोशल इनइक्वालिटीज है वो यूज नहीं हो रहा, ठीक है। यानी अडोलेसेंस एज है, यानी टीनेजर की एज जो है वो, ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सोशल का वर्ड भी यूज हो रहा है। लाइक इसमें कुछ ना कुछ हमारी लेवेंट जो है स्टडी इसमें हुई भी होगी, आप इसको जाके सर्च आउट करेंगे, इसमें क्लिक आउट, जिसकी वो स्टडी ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पे आर्टिकल डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ये इस तरह से आपकी स्टडी जो है वो ओपन हो जाएगी। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। ये स्टडी जो है हमारे पास मौजूद है, आप इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। और इनके डाउनलोड करने के लिए काफ़ी जर्नल्स होते हैं, वो तो पैड होते हैं, ठीक है। हमने इस पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था फॉर न्यू कमर्स। तो आप सबको कोशिश ये होगी कि जब गूगल स्कॉलर पे यहाँ पे ये ऑप्शन आता है पीडीएफ, ठीक है, साइड में ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, जिस जिस पे ऑप्शन आ रहे हैं इट मीन्स के वो फ्रीली अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये स्टडी जो है वो अवेलेबल नहीं है डाउनलोड के लिए। ये स्टडी अवेलेबल है, ये स्टडी ओपन के लिए HTML है, मतलब कि ये ओपन होगी, सिर्फ डाउनलोड नहीं होगी। तो इस तरह से आपने अपने स्टडीज जो हैं उनको फ्रेम करना है और फाइंड आउट करना है। गूगल स्कॉलर को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है।
गूगल स्कॉलर के लिए आप सब क्लियर हो? अच्छा, जामिन साहब का है कि क्या हम कोई भी रिसर्च एग्जैक्ट वही वर्डिंग चेंज करके लिखते हैं? नहीं सर। वैसे करने को चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा अगर करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप सबकी स्टडी का फिर फायदा क्या हुआ? अगर आपने किसी और की स्टडी अपने वर्डिंग में लिखी हुई है, उसके रिसर्च टाइटल को, या वो रिसर्च ऑलरेडी कंडक्ट की हुई है, आपने दोबारा उसको कंडक्ट करना है, तो फिर फायदा नहीं हुआ ना इस चीज़ का, कि अपनी एग्जैक्ट वही जो है, हम कोई भी रिसर्च है आप उसको दोबारा फ्रेम करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो ये कोई फायदा नहीं होगा आपकी रिसर्च का। क्योंकि वो ऑलरेडी आइडिया मैंने यही बताया कि रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में यही बताता है कि आपने ऑलरेडी जो नॉन ऑलरेडी जो चीज़ें हुई हुई हैं उनको दोबारा रिपीट और टेलीकास्ट नहीं करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा हूँ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए ही हूँ, जामिर साहब। सो दिस इज के आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी लिटरेचर रिव्यू मतलब किस तरह से है, हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैंने आपको बताए थे ना, स्कोपस है या वेब ऑफ साइंस है, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे स्टडीज स्कोपस पे जाएं तो वहाँ पे तमाम चंद स्टडीज होती हैं जो आपको डाउनलोड हो पाए। मैंने जैसे बताया था वो पेड जर्नल से मोस्टली, या तो फिर आपकी स्टडी के लिए आपको पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे उनको, और वो डॉलर्स में होते हैं। हम पाकिस्तानी इतने अमीर नहीं है कि हम डॉलर्स में एक रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड करने के लिए पे करें। तो देयर इज अनदर ऑप्शन दैट इज रिसर्च गैट। आप किस तरह की बाउंड्री की बात करना चाह रहे हैं? जो अभी कमेंट किया है शमीम इरशाद। देखें, कंटेंट की कोई लिमिट नहीं होती। अगर देखा जाए कि जैसे जनरल ओवरऑल बाउंड्री की बात की जाती है, तो यूनिवर्सिटी पे अगर आपकी थीसिस है तो वो एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं कि भाई कम से कम 10,000 की वर्डिंग होनी चाहिए थीसिस में। बट ये होती नहीं है वैसे। कोई कोई यूनिवर्सिटी होती है जिनकी कोई क्राइटेरिया होता है, बाकी सबका नहीं होता। तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि कंटेंट कितना होना चाहिए, कितना कवर करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि जितना मैंने काम किया है ये सफिशिएंटली मेरे टॉपिक को जस्टिफाई कर देता है, मैंने हर एस्पेक्ट को जो है वो फाइंड आउट किया है, तो देन आई थिंक यू आर फ्री टू गो। देन उसको आपने वहीं पे छोड़ना है और आगे आपने फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पे जो रिसर्च गैट है, आपने यहाँ पे आके जो है वो सर्च आउट करनी है, ठीक है। लाइकवाइज जैसे हमने यहाँ पे सोशल इनक्वालिटीज वाली चीज है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये देखें, एक जनरलाइज एक टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। इस पे हमने जस्ट क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गए कि इतने सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, पब्लिशर्स हैं यहाँ पे ऑफिशियल, जो अपनी स्टडीज को यहाँ पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करते हैं वो सारे आपके क्वेश्चंस जो है, अगर कोई आपके रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हो, आपको उसके रिलेवेंट वो आपको जवाब भी देंगे। और इसमें मोस्टली प्रोफेसर्स होते हैं और मोस्ट प्रोफेशनल रिसर्चर्स ही होते हैं यहाँ पे। जैसे लाइक फेसबुक पे हमारे पास अगर कोई गंद भरा हुआ है ना जैसे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल है। अब ये देखें कि क्वेश्चंस इन लोगों। आई डोंट, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेट मी शेयर वंस अगेन। समवन प्लीज मुझे को होस्ट दोबारा बना दें ताकि मैं शेयर कर। अच्छा अच्छा, शेयर हो गई ओके। बाय बाय।
तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे मोस्ट प्रोफेशनल लोग, तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपनी। और दूसरी पब्लिकेशंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे पब्लिकेशंस पे क्लिक करेंगे, उस टॉपिक के रिलेवेंट जो है, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली आपकी रिसर्चेज जो भी होंगी वो वहाँ पे आपकी पब्लिकेशंस आ जाएंगी, वो क्लिक करेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे रिसर्च गेट पे जो है वो स्टडीज जो है वो फ्रीली अवेलेबल है बिल्कुल। आई थिंक ये थोड़ा सा रिसर्च गेट का मसला करता है, कभी कभी आईपी एड्रेस आपका अगर चेंज हो जाता है ना तो ये मसला करता है थोड़ा। सो अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो इस पर आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा एक और भी है, अकेडमिया। ठीक है, दिस इज अकेडमिया। यहाँ पे भी आप एज इट इज अपना टॉपिक जो है वो जस्ट पुट करके उससे रिलेवेंट जो है वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। इट इज़ टोटली लाइक कि आपने जिस तरह से गूगल स्कॉलर को यूज़ किया हुआ है, ऐसे ही आप यहाँ पे रिसर्च गेट जो है या फिर अकेडमिया, यहाँ पे भी आप जो है अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल बना के आप लेवल स्टडीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अकेडमिया का ये है कि ये पेड वर्जन है। मोस्टली यहाँ पे स्टडीज जो होती है ना वो भी थोड़ा बहुत कुछ काफ़ी फ्री होती है, मतलब मोस्टली तो फ्री होती हैं। बट फिर भी ये नॉर्मली जो है वो चार्ज करते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं कि मंथली भी फीस होती है, अगर आप पैसे पे करने पड़ेंगे तो ये वही काम हो जाता है यहाँ पे। बट रिसर्च गेट की अगर बात करें तो रिसर्च गेट जो है वो टोटली फ्री है। बट ये थोड़ा सा है कि इसकी आईपी एड्रेस का थोड़ा सा मसला होता है, अगर आपकी ये चेंज हो जाती है तो आप वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इट्स टोटली इजी वन। ठीक है, रिसर्च गेट जो है बिल्कुल इजी है। आपने अपने जो दोस्त हैं इस तरह से ऐड करने हैं, उनको उनको फॉलो करना है, ऐड करना है कनेक्शन का, जैसे लिंक्डइन पे होता है, फेसबुक पे होता है। आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए आपको वो जवाब देंगे। आपको पब्लिकेशन सर्च आउट करनी है, पब्लिकेशंस आपको पास आ जाएंगी, और आपने उसी के हिसाब से आगे चीज़ों को देखना है, पढ़ना है और लिटरेचर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये थे रिसर्च, ये है अकेडमिया, ये रिसर्च गूगल स्कॉलर है। यहाँ से चीज़ों को पढ़ के, दूसरी चीज़ है हमारे पास साइंस स्पेस, जो आप सबके सामने डिस्कस करनी है। ये पेड है एक्चुअली, इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम जो है वो फ्री मिलती है। मतलब ये आपके काम क्या आता है, ठीक है, ये काम इस वजह से आता है कि आपके साथ जो रिलेवेंट स्टडीज हैं ये आपको वो ही फाइंड आउट करके देता है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। साइंस स्पेस, ये गूगल बेस्ड है, काम कर रहा है। दिस इज व्हाट अ साइंस स्पेस इज। ये एक लिटरेचर रिव्यू के लिए एक सॉफ्टवेयर है, बट इट इज पेड। ये देखें, ये लिटरेचर रिव्यू आपको फाइंड आउट करना है ना, तो ये देखें, हम इसको एक टॉपिक देते हैं, या आप इसको कमांड देते हैं। अच्छा, गूगल का, चलिए लॉगिन कर देते हैं ताकि आप सबको समझ भी आए।
क्या मसला है इसके साथ? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल के जरिए मैं लोड करता हूँ, आप शो आउट करता हूँ। जी जी, मैं लॉग इन कर लूँ तो आपको मैं यहाँ पे शो ही कर रहा हूँ। जामिर साहब, साइज स्पेस का। 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स के मैं लॉग इन कर लूँ तो आपको मैं सही से साइज स्पेस जो है वो समझा पाऊँ। समझ नहीं आता कि ये लॉग आउट क्यों हो चुका है। तो ये लॉगिन हो गया अभी। इसको जैसे हमने यहाँ पे साइज स्पेस पे आए, लिटरेचर रिव्यू के लिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, उसको हमने सर्च आउट की क्वेरी दे के यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब ये हमें लेवेंट स्टडीज के बारे में बताता है। ये सर्च आउट हो जाए, बिकॉज ये पूरे डेटाबेसेस को फाइंड आउट करता है कम्प्लीटली कि किस किस तरह के डेटाबेसेस में जितने पेपर्स हैं जो रेलेवेंट होते हैं। आपकी जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की जो बात है ना, हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो जब आएंगे वहाँ पे तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आप अपनी ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद अपने जो क्वेरीज हैं, आई थिंक कि हम तब जो है एड्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक रिदम के साथ हमने चलना है।
आई थिंक इस प्लगइन के साथ कोई मसला है आज कि ये लोड सही तरीके से नहीं हो रही। इट्स टू इजी लाइक गूगल स्कॉलर जिस तरह से है, ये भी ऐसे ही है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें वो जैसे स्टडीज वो बताता है जो बिल्कुल रिलेवेंट होती हैं। गूगल जैसे आपको रिलेवेंसी उसकी थोड़ी सी लूज है, तो साइंस स्पेस की जो रिलेवेंसी है आपके टॉपिक के साथ, जो रिलेवेंट स्टडीज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक इसमें कोई मसला है, ये इसी वजह से जो है वो आज लोड नहीं हो पा रहा, वरना क्यूरी देके नॉर्मली तो ये चीज़ें खुद ही बता देता है, बयान कर देता है। आई थिंक इसके साथ कोई मसला है। अगर ये लोड हो जाती है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं, हम अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि जैसे यहाँ पे गूगल स्कॉलर है, वहाँ पे भी साया स्पेस है। ठीक है, साया स्पेस पे भी हमने बस ऐसे ही अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक लिख के हमने क्लिक करना है, तो वो उसके साथ जो रिलेवेंट मोस्ट रिलेवेंट जो चीज़ें होंगी हमें वो जो है बतानी है। ठीक है, वो हमें एग्जैक्टली वही चीजें शो आउट करता है। ठीक है, जो हमारे टॉपिक के साथ बिल्कुल लिंक्ड होती है, मतलब एज इट इज टॉपिक जो होते हैं हमारे पास। ये आपको जो यहाँ पे साइड में नजर आ रहा है ना, देखें, इसी तरह से वो आपको समरी भी बताता है। आप उस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना भी है कि भाई क्या है क्या नहीं है। वो सारी स्टडीज आपको इस तरह से बताता है। बाकी उसके जो स्टैंडर्ड प्लान है वो मोस्टली फ्री होता है, एक दो उसमें क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछ सकते। बाकी उसका तो जो हाई है या फिर जो डीपर है, उसके लिए आपको पे आउट करना पड़ता है। ये पेड वर्जन है। ये देखें, आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखें, अभी एक उसने टॉपिक बताया है कि भाई एडोलेंस व्यूज ऑन ऑफ एन अनइक्वल वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड फैक्टर्स ऑफ रिडक्शन। अब वो बता रहा है कि ये है क्या, पेपर टाइटल मैच योर क्यूरी बट इट्स डज नॉट एड्रेस योर स्पेसिफिक क्वेश्चन। वो ये भी बताता है कि भाई आपके टॉपिक के साथ रिलेवेंट है भी या नहीं है। इसी जैसे स्टडी है, कहता है कि टॉपिक आपके ग्रूमिंग जो बिहेवियर है उसको तो एड्रेस नहीं करता बिल्कुल ही, बट ये हाईलाइट जरूर करते हैं कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो किस तरह से आपकी टीनेजर्स की जो लाइफ स्टाइल है उस पर अफेक्ट करते हैं। यानी वो पेपर पढ़े बगैर वो खुद पेपर पढ़ के आपको उसके बारे में बता सकता है। ये साइंस स्पेस का काम होता है। This research highlighted social inequality, significant influence teenagers grooming and beauty परसेप्शंस। अब ये टॉपिक एग्जैक्टली आपके जो क्यूरी है उसको एड्रेस करता है। इसमें ग्रूमिंग जो है और सोशल इनक्वालिटीज है, ये दोनों चीजें इसमें एड्रेस की गई हैं। बट उसने एक और चीज सच में, वो है ब्यूटी परसेप्शन। ये उसकी एक अलग चीज है जो उसने बंदे ने जो रिसर्च की हुई है उसको एड्रेस किया हुआ है। बट दिस इज व्हाट के हम साइंस स्पेस को किस तरह से यूज करते हैं। आप यहाँ पे जाके इसको कमांड देनी है कि गेट पीडीएफ, तो डाउनलोड अगर एक्सेस होगा तो आपके पास आ जाएगा। अगर प्रीमियम वर्जन में ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्री वर्जन में इसको आप किसी नॉर्मल हद तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पेपर्स को इस तरह से पढ़ के आपको पहले से आंसर देगा कि ये पेपर आपकी काम का है या काम का नहीं है, वो आपको पहले बता देता है। वरना दूसरे स्कॉलर पे ऐसे करना पड़ता है, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वाकई आपके साथ टॉपिक के साथ लिंक करता है या नहीं करता। बट साइंस स्पेस में ऐसा है कि साइंस स्पेस आपको नहीं बता देता है कि ये अगर आपका काम का है तो आप इनसाइट में पढ़ सकते हैं, अगर आपके काम का नहीं तो यू कैन स्किप दैट एंड मूव टुवर्ड्स द अनदर पेपर। लाइकवाइज के हम यहाँ पे आगे नंबर थर्ड पे, फर्स्ट एंड सेकंड वन वर नोट टोटली एंड डायरेक्टली लिंक्ड विद अवर टॉपिक। दैट्स व्हाई वी मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट सेकंड एंड देन वी कैम फॉर द नंबर थ्री। ओके, सो ये था साइंस स्पेस के बारे में। अभी हम जो है डिस्कस करते हैं आगे के लिए जो हमारा लेक्चर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कि एकेडमिक डेटाबेसेस हमने देख लिया कि रिसर्च, ये सर्च करना क्या था, टॉपिक भी हमने देख लिया। हमें कौन कैसे पता चले कि वी आर जस्ट गुड स्टडीज हमने पढ़नी है। सबसे पहले ये मोस्ट रिसेंट स्टडीज होनी चाहिए, लाइक वाइज के प्रीवियसली 5 to 7 years। आई थिंक द कमेंट सेक्शन सबको एक रिक्वेस्ट है कि यू कैन वेट फॉर
योर टर्न कि आप कमेंट करें। अपनी क्यूरीज आप लिखते जाएं, एक साथ मुझसे पूछ लीजिएगा। हमें लेक्चर को आगे करना, क्योंकि एक साथ आप सबकी बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं अभी। तो थोड़ा सा सब्र के साथ, इन द एंड लेक्चर के आपकी सारी क्यूरीज को मैं एड्रेस करूंगा। विदाउट एड्रेसिंग योर क्यूरीज वी विल नॉट लीव दिस चैट, वी विल नॉट डिसकंटिन्यू। तो थोड़ा सा वेट कर लें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे भाई, गुड स्टडीज कौन, किससे पता चले कि जो स्टडीज हम लिटरेचर रिव्यू हम पढ़ रहे हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले कि गुज़िश्ता 5 साल या 7 साल की studies जो हो, अगर वो पढ़ें आप तो देन दैट्स गुड। ठीक है सर, ज्यादा पीछे ना जाए। आप जो एड्रेस भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं ना, तो वो 5 से 7 साल से पुरानी ना होनी चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि बट आप इस पे हमेशा के लिए टोटली बाउंडेड हैं, नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी रिसर्च स्टडीज होती हैं जो बिल्कुल फाउंडेशन होती हैं। कोई थियोरी है जो बिल्कुल फाउंडेशन है। अब थियोरी जो आई 1970 में, तो आप उसको तब्दील तो नहीं कर सकते। उसके बाद वही थ्योरी किसी और ने इस तरह की नहीं दी होगी। डेफिनेटली सब ने अप्लाई जरूर की होगी थियोरी को, बट थियोरी एज इट इज दोबारा किसी और ने नहीं दी होगी। तो आप वो 1970 की ही यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली उसके बारे में किन किन लोगों ने क्या कहा है वो तो रिसेंटली कहा होगा, डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स में कहा होगा। आपने वो जरूर जो है देखनी है पास स्टडीज में। उसके बाद है हमारे पास के पीयर रिव्यूड पेपर्स। सबसे पहले कि आपने ये देखना है कि जो, जैसे मैं आपको डेटाबेस बताया ना, ऐसे ही गूगल स्कॉलर पे जाते हैं तो एल्सवियर है, जैसे एमआरएल है, यानी स्कोपस बेस्ड पेपर्स हैं। ठीक है। जो इंटरनेशनल पेपर्स है, कोशिश करें कि इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं आप वहां पे सर्च आउट करें, क्योंकि वो हमेशा पीयर रिव्यूड होते हैं। पीयर रिव्यूड क्या होता है? व्हेन समवन सबमिट रिसर्च पेपर फॉर पब्लिकेशन इन वन ऑफ द जर्नल, तो वो लोग जर्नल वाले क्या करते हैं, एक से ज्यादा लोगों को वो पेपर सेंड करते हैं एनोनिमसली। आपका नाम शो नहीं होता, वो पेपर उनकी तरफ से भेजा जाता है। वो पढ़ने वाला बंदा या कोई प्रोफेसर होगा, ठीक है, या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, इस तरह के लोग होते हैं, उनको पढ़ते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, फिर वो दोबारा कमेंट जनरल वालों को सेंड करते हैं, जनरल वाले आपको फिर दोबारा सेंड करते हैं। फिर आपको उन क्वेरीज को एड्रेस करना पड़ता है। फिर वो क्वेरीज को सॉल्व करके आप दोबारा भेजेंगे तो वो दोबारा उन्हीं लोगों के पास जाएगा। बट को पता नहीं होगा कि आप कौन है, उनको भी ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन है। मतलब ये इट्स अ ब्लाइंड रिव्यू। ठीक है। मतलब पढ़ने वाले और रिव्यू करने वाले दोनों को एक दूसरे का पता नहीं होता कि ये किसका पेपर है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। कभी कभार लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई जानने वाले को भेज दिया और रिव्यू हो गया वहां पे, आपको मुझे पता है मुझे कि मेरा ही दोस्त है, तो वो क्यों कोई क्रिटिसिज्म करेगा। तो इस तरह से वो ब्लाइंड रिव्यू होता है। ब्लाइंड रिव्यू का मकसद है कि दोनों को पता नहीं होता कि कौन किसका पेपर पढ़ रहा है और किसके पास जाएगा। तो ये जो पेयर रिव्यूड पेपर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज कि उनको क्यूरीज मिलती हैं, वो क्यूरीज को सोल्व करते हैं, उसके बाद जाके वो क्यूरी एड्रेस होती है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। पाकिस्तान के भी मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, हमारे पास भी बहुत सारे हैं जो पेयर रिव्यूड पेपर्स हैं। बाकी तो 8-10 हज़ार में, 15 हज़ार में, 20 हज़ार में पब्लिकेशन हो जाती है। आप रात को पेपर भेजें, 2 दिन 3 दिनों तक वो ये इतने कोई खास जर्नल्स नहीं होते। ठीक है। तो इन ऐसी स्टडीज को कोशिश करें कि पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा भी नहीं है, पढ़ सकते हैं इनको। बट डैट आप कोशिश करें कि किसी अच्छे गूगल स्कॉलर से कोई अच्छा सा जर्नल निकालें, वो इंटरनेशनल जर्नल हो, वहाँ की पब्लिकेशन डाउनलोड करके वहाँ वो पढ़ा करें। दूसरा, उसने कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई की हुई है, ये मैटर करता है। ठीक है। अगर उसने रिसर्च मिक्स मेथड अप्लाई किया हुआ है, रिसेंट मेथड है जो आजकल काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आप देखें। और दूसरा, आपने ये चेकआउट करना है कि वो स्टडीज जो है वो आप ही के जैसे मुल्कों में तो नहीं की गई। लाइकवाइज अगर कोई स्टडी, कोई पब्लिक पॉलिसी पे अगर कोई स्टडी है वो इंडिया में की गई है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये पाकिस्तान के साथ लिंक है, बिकॉज के हमारी एक इथनिकसिटी एक जैसी है। ठीक है। हमारे सोच तकरीबन एक जैसी, मतलब एक ही मुल्क था ना, तो वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। मतलब एक साउथ एशियन कंट्रीज दोनों है, पाकि है। तो मतलब हमारी पॉपुलेशन हमारी सिमिलर कंट्री के साथ ये स्टडी एड कर सकते हैं। ठीक है। ये चार जो मैंने आपको बताए हैं पिलर्स हैं हमारे लिटरेचर रिव्यू के। ठीक है। सबसे पहले के मोस्ट स्टैंडर्ड स्टडी आप यूज करनी है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल की सिलेक्शन होनी चाहिए। आपने वहां पे देखना है कि वो उसने मेथोडोलॉजी कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। और नंबर थर्ड कि वो आप ही के जैसी किसी कंट्री में या किसी पॉपुलेशन में उसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब है कि हाउ टू राइट अ गुड लिटरेचर रिव्यू।
सबसे पहले एक लिटरेचर रिव्यू किस तरह से आपने यूज लिखना है, तो सबसे पहले 10 से 5 स्ट्रॉन्ग स्टडीज आपने ढूंढनी है, वहां के डाउनलोड करना है, उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, उनके मेथड्स को पढ़ना है, उनके कंक्लूजन्स को पढ़ना है डीपली। कम से कम 10 से 15, ये हर एक वेरिएबल के लिए होनी चाहिए, हर एक वेरिएबल के लिए। लाइकवाइज आपके जो वेरिएबल्स जैसे हमने सर्च आउट किए, सोशल इनइक्वालिटी है, दूसरा हमारे पास है, सोशल इनइक्वालिटी के अलावा था हमारे पास ग्रूमिंग का। तो इन पे 10 से 15 स्टडीज होनी चाहिए, वो पढ़ के आप एक लिटरेचर रिव्यू बना सकते हैं। हर एक स्टडी जो आपने पढ़ी है उसको समराइज कैसे करना है, ठीक है, उसको समराइज करने के लिए आपने ये देखना है कि एक ये स्टडी किसके बारे में थी। मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है आप सबको देखने के लिए, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से गुजारूं चीजों को, मैंने उसको एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आए कौन सा मेथड अप्लाई किया गया था, क्या उन्होंने फाइंड आउट किया, और क्या लिमिटेशंस थी। हाँ, क्योंकि हर एक स्टडी की कोई लिमिट होती है। ऐसी कोई स्टडी यहाँ पे दुनिया में अभी तक नहीं आई कि जो जनरलाइज्ड हो, ठीक है, ऐसी कोई स्टडी यहाँ पे नहीं आई अभी तक, न किसी की बस की बात है कोई ऐसी स्टडी आ जाए जो जनरलाइज, जो हर जगह पे फिट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हर एक चीज की लिमिटेशंस जरूर होती हैं, तो इस रिसर्च की भी लिमिटेशन जरूर होंगी। लिमिट कैसे हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है भाई ये स्टडी सिर्फ सक्खा सिंध में की गई है, ये स्टडी सिर्फ लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर पंजाब में की गई है, ये स्टडी फैसलाबाद में की गई है, स्टडी सरगोधा में की गई है, स्टडी अहमदाबाद में की गई है। मतलब उसकी लिमिटेशंस होती है ना, लिमिट इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक लिमिटेड स्टडी है। ऐसा नहीं कि ये थारोली स्टडी की गई है, नहीं, ये लिमिटेड है। तो अभी इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये जो एग्जांपल है, लाइक Smith and Lee in 2021 found that increased social media exposure was associated with the higher consumption of sugary drinks among teenagers। के स्मिथ एंड ली है, जो एक स्टडी है 2021 में, उन्होंने क्या देखा भाई कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर ज्यादा है, तो वो डायरेक्टली हाई कंजप्शन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स का मतलब है कि आम जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, हमारी जो शुगर इंटेक्टेड होती हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा है किसमें, टीनेजर्स में, जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। अब उसके बाद क्या बताना है कि स्टडी का सैंपल, मतलब जो मेथड है उसने कौन सा इस्तेमाल, मेथड ये है कि उसका कि भाई द स्टडी यूज अ सैंपल ऑफ 600 एडोलेसेंट्स। ठीक है, उन्होंने 600 टीनेजर्स को जो है सिलेक्ट किया, एंड हाईलाइटेड दैट ऑनलाइन फूड एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस फूड चॉइसेस। फिर स्टडी ने ये देखा कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना ये फूड की, तो वो इंसान की जो फूड चॉइसेस हैं उन पे अफेक्ट करता है। लाइक वाइज हम बैठे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक ईटीसी, तो फेसबुक पे कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आती है हमारी लोकेलिटीज में, जो फूड पॉइंट फूड सेंटर्स होते हैं, लाइक वाइज कोई फूड पैंडा की आ गई, कोई पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा टाउन है, KFC है, मैकडोनल्ड है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आ जाती है, तो फिर हमारा मूड बन जाता है। ये अक्सर सबके साथ होता है, इट्स मोस्ट कॉमन, और ये जनरल फेनोमेना है। तो हम ऑर्डर कर लेते हैं, तो इस वजह से ये स्टडी, ये ड्यूरिंग स्क्रोलिंग, ठीक है, आपकी फूड चॉइसेस जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो दिस इज व्हाट के हमने इसको किस तरह से लिखना है, एक स्टडी जो है ये सिर्फ एक स्टडी है, एक स्टडी को हमने इस तरह से लिखा कि पूरी स्टडी को हमने 3 जुमलों में जो है वो समराइज कर दिया। इसके इससे ज्यादा जो है हमने उसके बारे में कुछ नहीं लिखना, ये जो हमने लिखा हुआ है ये काफी है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि स्टडीज को कंपेयर करना पड़ता है कि अगर स्मिथ की तरह कोई और स्टडी भी है, तो हम इसको आगे से ये लिख सकते हैं, मैं इसको लिखूंगा लाइक वाइज अहमद एंड समीर 2024 found that consumption of sugar drinks is linked with social media marketing. The study was conducted at Karachi, Pakistan, with a sample size of 384
कॉलेज स्टूडेंट्स एजिंग बिटवीन 14 to 18 ईयर्स। अब ये है सिमिलरिटीज। मैंने एक नई स्टडी लिख ली यहाँ पे। ठीक है, न्यू स्टडी में मैंने ये बता दी। तो समीर है 2024 में, उन्होंने भी ये देखा कि शुगर ड्रिंक्स जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटिंग के साथ लिंक्ड है। ये स्टडी कराची में की गई। उनका सैंपल साइज क्या था, 384। और स्टूडेंट की जो एज थी वो थी 14 से 18 ईयर्स तक। यानी वो सेम ही टीनेजर्स की एजिंग हो गई, जैसे हमने ऊपर टीनेजर्स लिखा हुआ है ऐसे ही हमने यहाँ पे भी बता दिया। दिस इज व्हाट के सिमिलरिटीज हमने कैसे स्टडीज को कंपेयर करना होता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंसेस भी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, गैप्स भी होते हैं, फाइंड आउट करना। ये भी हम लिख सकते हैं इन केस। बट द स्टडी हाईलाइटेड social circle of students has अम्मा जी शाल की हरकतें देखो कहती 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 somewhat that हाँ हाँ अम्मा कहती आनी ना so I think is certain आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक आप म्यूट कर दें तो इट्स साल बेटर की फॉर यू। करके दिखाना करके दिखाना करके दिखा समझ आएगा इंसान की बच्ची बन जा। तो ये मैम डिस्कस करते हैं। बट द स्टडी हाइलाइटेड सोशल सर्किल ऑफ स्टूडेंट्स हैज समवॉट इम्पैक्ट ऑन फूड सिलेक्शन। यानी एक नया वेरिएबल आ गया, सोशल सर्किल। सोशल मीडिया सर्किल इज अनदर थिंग। सोशल सर्किल यानी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो दोस्त है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमने एक न्यू डिफरेंस है कॉन्ट्राडिक्शन का बता दिया कि एक नया वेरिएबल नहीं, एक चीज भी है जो समवॉट अभी अननोन है। तो ये था हमारा गैप जो हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट अ लिटरेचर रिव्यू कैन बी रिटन। ये एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए कि एक स्टडी का हवाला दिया गया था। यहाँ तक हमने उसके साथ सिमिलरिटी की कोई स्टडी बता दी पढ़ के। उसके बाद उसी के साथ हमने एक नई चीज बताई कि भाई वो जो थी वो उसके साथ लिंक्ड है, बिल्कुल है। बट स्टडी एक और चीज को भी हाईलाइट करिए जो है सोशल सर्किल। अच्छा, अभी रिसर्च गैप अगर एग्जैक्टली हम अपने तरीके से बताएंगे। डिस्पाइट दैट देयर इज नो एनी अथेंटिक एविडेंस फाउंड ऑन पेरेंटल एडवाइस या फिर पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन फूड सिलेक्शन स्टूडेंट्स। हमने देखा कि भाई दो स्टडीज, यानी एक एग्जाम्पल था ऐसा, तो काफी सारी स्टडीज को हमने लिखना पड़ेगा। फिर उसमें पता चलेगा कि भाई क्या पेरेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो फूड सिलेक्शन को अफेक्ट करता है या नहीं करता। यानी ये एक रिसर्च गैप है। हमने देखा, लेट सपोज देखा कि ये एग्जैक्टली वहां गया है। दिस दैट इज व्हाई के वी आर जस्ट सीकिंग हियर टू रिमेनिंग था। इस वजह से हम उसको फाइंड आउट कर रहे थे। ये पहले फाइंड आउट नहीं किया गया था, इस वजह से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। A literature review can be written. That's an example paragraph for you। हमने किस तरह से एक लिटरेचर रिव्यू को लिखना है। उसके बाद है कि आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप। ये हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए। रिसर्च गैप हमेशा क्या होता है कि रिसर्च गैप की कुछ टाइप्स भी हैं हम जो नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिसर्च गैप क्या होता है कि देखें, स्टडी हमेशा अगर आपके टॉपिक आते हैं वो ऑलरेडी अगर कहीं पे एड्रेस हुआ हुआ भी है ना, तो नो मैटर, डजेंट मैटर, आप वही स्टडी यहाँ पे भी कर सकते हो पाकिस्तान में। बट आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो देखना है। ये जो ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं रिसर्च गैप्स के, ये आपने देखने हैं कि अगर वो स्टडी सिर्फ अमेरिका में की गई है या फिर ब्रिटेन में की गई है, साउथ एशिया में की गई है, तो बट साउथ एशिया में पाकिस्तान में नहीं की गई, तो दैट इज व्हाट के रिसर्च गेट है। मतलब पाकिस्तान में नहीं हुई भी,
आप कर सकते हैं। वो रिसर्च स्टडी पाकिस्तानीज के लिए बहुत अच्छी होगी, मतलब पाकिस्तानी फर्म्स के लिए वो कारामद होगी, बट पूरी वर्ल्ड के लिए उसमें इतना ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज कि ऑलरेडी वर्ल्ड इस पे बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है। पाकिस्तान रह गया था पीछे, इस वजह से पाकिस्तान में ये अभी हुई है। ठीक है, मतलब इम्पैक्ट इसका रिसर्च गैप है, इतना स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी इस पे काम चल सकता है। दूसरा मेथडोलॉजी गैप है, अगर किसी ने कोई क्वालिटेटिव मेथड यूज किया हुआ है और क्वांटिटेटिव यूज नहीं किया गया, तो वहां पे भी रिसर्च गैप है। कि आप देखेंगे भाई पहले उन्होंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हुए थे, हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी रिसर्च गैप होता है। अगर किसी ने क्वालिटेटिव भी इस्तेमाल किया हुआ है, क्वांटिटेटिव भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर भी रिसर्च गैप बनता है। आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि भाई ये दोनों होने के बावजूद मैं चाहता हूं कि मैं दोनों पे एक साथ इस्तेमाल करूं, जिसको मिक्स मेथड कहते हैं। तो भाई मैं एक साथ दोनों का इस्तेमाल करूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे और थारोली और डीपर स्टडी के रिजल्ट्स मिलेंगे, कि दोनों जो को जो एक साथ यूज किया गया तो फिर क्या रिजल्ट्स आ रहे थे। उसका बाद वेरिएबल गैप है, कि भाई जैसे हमने देखा कि भाई पेरेंटल जो इन्फ्लुएंस है वो स्टडी नहीं किया गया, मतलब कोई एक डोमेन मिस हो रहा था, हम बाकी सारी स्टडी सेम कंडक्ट करेंगे, बट उसमें एक और चीज ऐड करेंगे, वो है हमारी जो है वो एक नया वेरिएबल है, जिसको हम कहते हैं कि पेरेंटल एडवाइस या फिर पेरेंटल कंसेंट कह सकते हैं, ईटीसी, जो भी आप उसको वर्ड अल्फाज को लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। कि ये स्टडी नहीं किया गया था, हम इसको ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके बाद ये भी है कि भाई टाइम गैप है, कि भाई ये जो स्टडी की गई थी आज से 40 साल पहले की गई थी, अभी तक इस पे दोबारा किसी ने कोई काम करने का सोचा नहीं है। तो मैं चाहता हूं मैं दोबारा उस स्टडी को दोबारा कंडक्ट करूं, क्योंकि टाइम गुजर चुका है। तो अभी जनरेशन डिफरेंट है, 40 साल पहले कुछ और जनरेशन थी जो अभी तकरीबन बूढ़ी हो चुकी होंगी, अगर जिंदा भी हैं तो नहीं है। तो हमें दोबारा इसको स्टडी को कंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें उसके न्यू रिजल्ट्स का पता चल सके। आफ्टर डेट देयर इज अ कंटेक्चुअल गैप। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें रूरल अर्बन में आ जाती हैं। ठीक है, जेंडर बेस्ड आ जाती हैं, मेल फीमेल की आ जाती हैं, कल्चरल बेसिस की आ जाती हैं, सिंधी पंजाबी बलोची ईटीसी है, इस तरह की आ जाती हैं। यानी ये हमारे पास रिसर्च गैप के कुछ टाइप्स होते हैं। इनके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि भाई हमारा जो टॉपिक है वो वाकई रिसर्च गैप के मुताबिक है भी या नहीं, रिसर्च गैप उसमें एग्जिस्ट करता भी है क्या नहीं। इनमें से अगर कोई भी एक भी गैप अगर एग्जिस्ट करता है आपके टॉपिक के साथ, तो यू कैन श्योरली एंड यू कैन इजीली कैन कंडक्ट यूर स्टडी ऑन दैट। अगर आपके पास पहले से फार, और ये मोस्ट इजीली होती है रिसर्च हमारे पास, क्योंकि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिसर्च का एक फ्रेमवर्क तो बना हुआ है ना, हमने सिर्फ दोबारा कंडक्ट करना है एक नए वेरिएबल के साथ, एक नए कंटेक्स्ट के साथ। बाकी ऑलरेडी वो हुई भी है, तो हमें इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट when you are just designing the true things, designing the natural things, natural phenomena, तो इस पे ज्यादा स्टडी ज्यादा काम लगता है आपका। ठीक है, तो दिस इज व्हाट के रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। अब ये देखें रिसर्च गैप का जो है वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि किस तरह से होना चाहिए, ये देखिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, आपको समझ के जाना है। Several studies have shown that social media exposure influences food choices among the adolescents। ठीक है, कि काफी स्टडीज हुई हुई हैं। पहले जनरलाइज एक सेंटेंस लिखना है, कि आपने बताना है कि भाई इस पे काफी स्टडीज हुई हुई है, सोशल मीडिया एक्सपोजर जो है वो फूड चॉइसेस को अफेक्ट करता है। उसके बाद बताना है कि स्मिथ एंड ली ने 2021 में ये स्टडी की कि फूड एडवर्टाइजमेंट का जो है शुगरी बेवरेजेस यानी शुगरी ड्रिंक्स पे काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। फिर लिखा कि सिमिलरली यानी इसी के साथ साथ लाइकवाइज जॉन्स ने भी 2020 में एक स्टडी कंडक्ट की थी, जो बता रहा था कि फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, स्नैकिंग का मकसद स्नैक्स खाना, ठीक है, और लेट नाइट ईटिंग वो भी सोशल मीडिया के साथ ही लिंक्ड है। यानी काफी ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे या टीनेजर्स देखे, मैंने कंडक्ट की स्टडी, तो वो कह रहे थे कि लाइकवाइज जब हम सोशल मीडिया सर्फ करते हैं तो देन वी आर जस्ट वी यूज टू परचेज कुछ स्नैक्स हम परचेज कर लेते हैं, या शुगर ड्रिंक्स परचेज करते हैं, या फिर जंक फूड हम जो है वो परचेज कर सकते हैं, कर देते हैं। तो यानी हमने लिंक कर दिया कि भाई ऑलरेडी स्टडीज है। उसके बाद बताया कि भाई हाउ एवर उसके बावजूद भी मोस्ट एग्जिस्टिंग स्टडीज वर कंडक्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज, के भाई जितनी भी स्टडीज हमने पढ़ी ना वो थी वेस्टर्न कंट्रीज में। लिमिटेड रिसर्च हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन दिस रिलेशनशिप इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में इस तरह की कोई स्टडीज इतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आई। यानी आपने बता दिया कि भाई रिसर्च गैप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद दिस रिसर्च gap highlights the need to investigate how social media shape eating behavior among the Pakistan adolescents। यानी उसके बाद हम बताएंगे कि भाई हमारा टॉपिक जो है भाई हम चाहते हैं कि ये गैप
ये जरूरत पैदा कर रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से आपके बिहेवियर को शेप करता है, खास तौर पे किसमें, पाकिस्तानी एडोलेसेंस में। सो दिस इज व्हाट के आप जो है रिसर्च गैप का जो एक पैराग्राफ है उसको शेप कैसे करेंगे। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर हियर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है थ्योरेटिकल वर्सेस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं एस्पेक्ट्स। ये लिटरेचर जो आप लिख रहे हो तो उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पहले ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी चीजें। यानी आप किसी चीज को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, लाइक के लोग इस तरह से कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताता है। यानी वो किसी फिलोसोफर ने ऑलरेडी कोई स्टडी की हुई, स्टडी का मकसद है किसी ने कोई थ्योरी दी हुई होगी। रिसर्च इज अनदर थिंग, थ्योरी इज टोटली जनरली एक्सेप्टेड फेनोमेना। जो थ्योरी बनती है ना, थ्योरी होती है कि जो जनरलाइज होती है वो हर जगह के लिए फिक्स होती है, वो एक जगह पे नहीं होती। एक थ्योरी है, जैसे इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि वेन एवर प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है, बिकॉज के परचेसिंग पावर लोगों का छिन जाता है। अब ये थियरी जो है वो अभी तक जो है वो जनरली पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ऐसा ही है, जहां भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे लोगों का परचेसिंग पावर जो है वो डिक्लाइन होता है, तो वो चीजें खरीदते ही नहीं है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है चीजों की। तो लाइक वाइज की थियरी ऐसी होती है कि हमें वो जनरलाइज होती है हर एक चीज के साथ। तो हमने अपनी रिसर्च को एक जिस ना वो टेक लगाते हैं, एक चीज को लाइक लेवलाइज करते हैं, अक्रेडिट करते हैं, वो किसी पास्ट थियरी के साथ करते हैं। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो होती हैं वो आपके टॉपिक के साथ वो लिंक करता है। आप खुद लिंक करते हैं कि भाई ये फलां बंदे ने ऑलरेडी कहा हुआ था, मैंने उसी के मुताबिक जो है स्टडी को जो है अलाइन किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि ये ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स हैं थ्योरीज के, ये मोस्ट मोस्ट जो सोशल साइंसेज में यूज होती है वो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, हेल्थ बिलीफ मॉडल है, थियरी ऑफ प्लान बिहेवियर है, इस तरह की सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी है, ठीक है, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरीज है। काफी सारी थ्योरीज हैं, ये डजेंट मैटर कि कोई एक थ्योरी आप यहाँ पे, तो ये बस एग्जाम्पल के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी के साथ आप बाउंड हो जाएं। तो मैं जो कहने वाला था वो ये था कि पहले आपके टॉपिक के साथ जो लिंक्ड थ्योरीज होती थी ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि बड़ी मुश्किल होता था हमें सर्च आउट करना उनके बारे में। बट अभी ये काफी इजी हो चुका है। इजी कैसे हो चुका है कि हम क्या करते हैं अभी, कि जब से एआई आ चुका है ना, एआई, तो एआई ने काफी सारा काम आसान कर दिया है। कि यहाँ पे मैं कोपायलट को जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, लोड हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है उसके साथ कौन सी थ्योरी लिंक्ड होती है। पहले हमें सर्च आउट करना पड़ता था, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जस्ट लाइक के ये मैं टॉपिक लिखा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ईटिंग बिहेवियर ऑफ टीनेजर्स। वुड थ्योरी सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। हम इस तरह से किसी भी एआई को, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, कोपायलट है, ग्रोक है, क्लॉड है, जो भी आप यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हो, इसको इस तरह से आपने क्यूरी देनी है। क्यूरी के बाद वो जब आंसर करेगा वो आपको बताएगा कि इसके साथ कौन कौन सी थियरीज लिंक हो सकती
अब ये आंसर कर रहा है। अब उसने देखी वो ही बताया कि सोशल जो है वो बेस्ट जो है वो फिट हो रही है इसके साथ। क्यों हो रही है वो भी बता रहा है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट के people learn behavior by observing others. Influential figures, peers, social media influencer, teenagers often imitate eating habits they see online, such as those promoted by influencers or in advertisements. अब इसको यूज कैसे करना है? If teens are influencers consuming large food or sugary drinks, they may adopt similar habits of observational learning and perceived social norms. कहते हैं कि जब कि भाई इस तरह के उनके पास बार बार आते जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स आती जाएंगी, तो उनकी जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली वो सीखता जाएगा, बिहेवियर में एक्सेप्टेंस आती जाएगी। कि जब भी इस तरह कभी एक बार उन्होंने ऑर्डर कर दिया, दोबारा भी उनका दिल चाहेगा कि भाई अच्छा यार दिल चाह रहा है कि आज फिर कुछ मंगाते हैं। क्योंकि एक कहावत है मार्केटिंग में कि जो दिखता है वही बिकता है। जो चीज आपको नजर आएगी ना, सेल भी वही होती है। अगर आप छुपा के रखेंगे तो किसको क्या पता चलेगा कि कौन सी चीज है। इस वजह से जब एडवर्टाइजमेंट आती है तभी आप लोग कुछ ना कुछ उसको परचेज करने के लिए आप काम करते हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट के आपको थ्योरी को ढूंढना अभी दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान हो चुका है आप सबके लिए। पहले मसला था हमें फाइंड आउट करने के लिए, अब हमारे पास कोई मसला नहीं है इतना ज्यादा। वो आपको एप्लीकेशन भी बता सकता है, आपको कंप्लीट चीजें बता सकता है, बट रिमेंबर वन थिंग, वो आपको ये गाइड जरूर करता है, बट डजेंट मैटर कि आपने वहां से एज इट इज कॉपी करके और पेस्ट करना है। ये अगर आपने कर दिया, याद रखें, तो देन इट विल बी प्लेजराइज्ड आइटम्स। ठीक है, आपने उसको अपने अल्फाजों में बयान करना है, अपने अल्फाजों में। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। और अनएथिकली अगर आप कोई एआई का सहारा लेते हैं, तो टेरटिन जो है वो वर्ल्ड बेसिस पे एक प्रेसाइज कंटेंट चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो उसमें अभी डे बाय डे वो भी इन्हांस करते जा रहे हैं खुद को। तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शन है बल्कि। एक तो जनरलाइज प्लेजरिज्म होती है, जो एज आप किसी थियरी से या किसी का कोई कंटेंट चुराते हैं, एक तो वो चेक होता है। दूसरा होता है एआई का, कि आपने अगर एआई से लिखवाया है तो वो भी हाईलाइट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। नंबर से थर्ड वो ये है कि अगर आपने किसी एआई से लिखवा के फिर कोई और रिफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है कुछ ऑनलाइन, तो उसकी भी प्लेजरिज्म आ जाती है। वो उसको हाईलाइट कर देता है कि आपने ये एआई पैराफ्रेज्ड कंटेंट है, यानी एआई से लिखवा के आपने इसको किसी और एआई से पैराफ्रेज करवाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपने अगर किसी जुमले को लिखना भी है तो अपने अल्फाजों में लिखे। लाइकवाइज मैंने आपको एक प्रैक्टिस के साथ मेरे ऊपर एक पैराग्राफ में दो सेंटेंसेस लिख के बताए। इसी तरह से जो है हम अब लिख सकते हैं। तो दिस वाज के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्या होता है कि ऑलरेडी नॉन थियरीज जो हैं उसका हम सहारा लेते हैं। अब दूसरा है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बताता है कि आप ऑलरेडी वेरिएबल्स यूज किए हुए ना, उनका आपस में क्या कनेक्शन है। क्योंकि थियरी तो आपने जो प्रीवियसली किसी की थी उसको आपने यूज की, किसी की फिलोसफी यूज कर दी, दैट्स फाइन। बट अभी के आपने अपने वेरिएबल्स को किस तरह से यूज किया हुआ है, यानी एक मॉडल बनाते हो आप कि किसका किस पे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइकवाइज ये देखें कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट किस पे है। ये एरो क्या शो कर रहा है? एक डायरेक्शन शो कर रहा है किसका? ईटिंग बिहेवियर का। ठीक है। ये हमारे पास है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कि भाई मेरा कंसेप्ट है कि सोशल मीडिया का जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है सोशल ईटिंग बिहेवियर पे। दूसरा, स्लीप क्वालिटी, ये एक मेडिएटर है। मेडिएटर का काम क्या है कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया काम नहीं करती। स्लीप क्वालिटी, जितनी ज्यादा अच्छी नींद आएगी तो लोग जो है वो उतना ज्यादा फ्रेश खुद को फील करेंगे। उसके साथ आपकी सोशल मीडिया जो है इम्पैक्ट, वो भी जो है वो सही तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे अगर आपकी नींद अच्छी है। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है तो देन आपकी जो स्लीपिंग, जो आपकी जो चॉइस है सिलेक्शन की, वो अफेक्ट हो सकती है। उसमें आप चाहें भी तो उसके असरात जो है वो बिल्कुल आपके सोच के मुताबिक नहीं आ सकते हैं। एक जनरल फिनोमेना है ना, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ठीक है, आपको नींद करनी है, बट कुछ मेहमान आ जाते हैं,
तो जो कैफियत आपकी थकावट के बगैर होती है उनके साथ बैठने की, और जो कैफियत आपकी करंटली है थकावट के साथ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अगर आप फ्रेश फील कर रहे होते तो उनके साथ ज्यादा घुल मिल जाते, उनके साथ ज्यादा जो है गपशप करते। बट नाउ यू जस्ट वांटेड कि यार सम और मुझे कुछ स्पेस में। डेट इज वॉट की स्लीप क्वालिटी कैसे इंपैक्ट कर सकती है, यानी सोशल मीडिया यूज अगर कोई कर रहा है तो नींद अगर आपकी कंप्लीट है तो सोशल जो स्लीप क्वालिटी है तो वो ज्यादा बेहतर होगी। तो हो सकता है कि आप ईटिंग बिहेवियर जो है वो कोशिश करें कि जंक फूड की तरफ ना जाए, या हो सकता है कि जंक फूड की तरफ ज्यादा चले जाएं। दोनों ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पास। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा जस्ट वेरिएबल्स के बीच का कनेक्शन बताता है। और ये स्टडीज कैसे बताती हैं आपकी, वही लिटरेचर आपने फाइंड आउट करना है, वहां पे ऐसे ही लिखना होता है आपने, ठीक है, कि आप जो है वो किस तरह से अपने वेरिएबल्स का कनेक्शन शो करते हैं कि सोशल मीडिया है और ईटिंग बिहेवियर क्या है, और उस पे किन किन लोगों ने अलर्ट किया हुआ है, किस तरह से पता है कि ये सारी चीजें आप जो है, ठीक है, आप विद इन रिसर्च मॉडल भी शो करते हैं, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके भी शो करते हैं। मेजरली ये एक डायग्राम की होता है, ठीक है। आप एरोज बना के, जैसे यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ईटिंग बिहेवियर पे, इस तरह से दो के बीच में एक एरो रखेंगे तो आपका मॉडल बन जाएगा। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका एक रिसर्च मॉडल है जो आप बनाते हैं, ताकि आपको पता चल सके, आप दूसरों को बता सकें कि हमने क्या रिसर्च कंडक्ट की हुई है। अब आपने अपना जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरह से बनाया, सबसे पहले कि आपने ये रखना है कि आपके वेरिएबल हैं कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है। जैसे हमारा सोशल मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी उसका किसी और पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये याद रखें। आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट करना है ना, वो सिलेक्ट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। आफ्टर डेट आपने ये देखना है कि भाई उसका इम्पैक्ट हम किस पे देख रहे हैं, हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं भाई ईटिंग हैबिट्स पे। सोशल मीडिया का हैबिट्स है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल के हैं तो आई डोंट सजेस्ट कि आप मीडिएटर मॉडरेटर में जाएं। अगर जाते हैं तो थोड़ी सी स्टडी कम्प्लेक्स हो जाती है, बट डेट्स फाइन, कंडक्ट तो हो ही जाती है, ऐसी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। बट ट्राई टू अवॉइड कि आप सिंपलेस्ट रहें तो ज़्यादा आपकी रिसर्च जो है वो इजीली कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। मीडिएटर क्या काम करता है, मीडिएटर एक बीच का जो है ना वो रोल प्ले करता है कि भाई मैं दोनों को अपने साथ एक साथ लेके ये काम कर रहा हूँ। अगर सोशल मीडिया है, लाइक वाई स्लीप क्वालिटी डेट वाज अ मीडिएटर, ठीक है। तो मीडिएटर जो है वो उसका काम अदा करता है कि मतलब मैं, अगर मेरी और नींद भी अच्छी है तो ये रिजल्ट्स आएंगे। अगर सोशल मीडिया यूज हो रही है, नींद अच्छी नहीं है, ये सारे जो रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ स्लीप क्वालिटी के साथ, यानी वो बीच का काम कर रहा है। मॉडरेटर ये है कि मॉडरेटर में ये होता है कि हम चीजों को थोड़ा सा अल्टर करते हैं, जेंडर बेस्ड, ठीक है। लेट्स सपोज लेट जेंडर बेस्ड कर सकते हैं कि भाई औरतों का जो है उनका जो पैटर्न है वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट इज क्वाइट डिफरेंट वन, एंड जो मर्दों का है, ठीक है, उनकी सोच और समझने का तरीका मुख्तलिफ है। बिकॉज के अगर इफ फीमेल इज नॉट अ वर्किंग वुमेन, वो कहीं जॉब नहीं करती, बिकॉज लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो काम नहीं करती, तो अगर उसका जो रवैया होगा, जो पैटर्न होगा, वो जो एक वर्किंग मैन है उससे मुख्तलिफ होगा। या लेट्स सपोज अपोजिट कर लेते हैं कि भाई एक मेल है जिसको कोई जॉब नहीं है, बट हर वाइफ इज अ वर्किंग वुमेन, तो उसका जो पैटर्न होगा स्लीप क्वालिटी का, खाने का, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेल, बिकॉज वो फिलहाल बेरोजगार है, कहीं भी बैठ, अगर अपने घर पे ही बैठा हुआ है तो उसके जो ईटिंग ईटिंग पैटर्न है वो सोशल मीडिया ही सर्व करेगा डेफिनेटली बैठ के तो हो सकता है वो ऑर्डर कर ले कुछ, या फिर वो नींद कर ले, उसकी स्लीप क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट आ जाए, और वो कुछ और इसी अच्छी तरीके से किसी और तरीके से वो उसकी ऑर्डर्स जो है प्लेसमेंट की स्ट्रेटजी वो डिफरेंट हो जाए। सो डेट इज वॉट के मीडिएटर मॉनिटर किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हमें एरोज बनाने होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बनाए थे कि सोशल मीडिया जो है ईटिंग बिहेवियर पे इस तरह से उसकी तरफ हम एरोज बनाते हैं ताकि हमें रिलेशनशिप का समझ आ जाए। अभी लिटरेचर रिव्यू और फ्रेमवर्क जो है एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने आपको डिटेल में ये समझा दी हैं चीज़ें। तो हमारी मीटिंग जो है तकरीबन अभी सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं,
आई थिंक 2 घंटे की है, तो वो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऐसा होगा कि वन बाय वन मैं क्यूरीज एड्रेस करूंगा। अगर अनम्यूट करके आप पूछते तो इट विल बी मोर गुड कि आप क्वेश्चन एड्रेस कर पाऊँ। सो फ्लोर इज फॉर यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। हेलो एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर. I have question. Ji, sir, this is Kamal Ruba. As we have discussed earlier that we have to justify our research. So I want to know, sir, what are the factors? I mean, how can we justify? Is it like we will go further in research, like collecting data and data through data analysis? Is this the answer of my question, or is there something else to justify the research? कंडक्टिंग द डेटा इज अनदर थिंग। ठीक है, ये Oh, okay. हम अपनी रिसर्च को जो है जस्टिफाई Mm-hmm. करने के लिए नहीं होता। ठीक है, और डेट Mm-hmm. जस्टिफिकेशन इज अनदर थिंग। जस्टिफाई एक वर्ड है Okay. ना, एक टर्मिनोलॉजी है उसको। जो डेटा कंडक्शन है वो अलग होती है। जब हम उसको Okay. वैलिडेट करते हैं अपने डेटा को। Mm-hmm. बट लिटरेचर रिव्यू में अगर हम अपनी चीज को जस्टिफाई करते हैं ना, तो जस्टिफिकेशन जी. उसका मकसद ये होता है कि भाई हम अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करते हैं। लाइक जैसे हमने बताया कि अभी एग्जिस्टिंग स्टडीज हमने देखी हुई हैं कि जैसे हमने गूगल Okay. स्कॉलर पे सर्च किया कि वहां पे एक टॉपिक लिखा, तो टॉपिक से Hmm. ऑलरेडी चीजें आ गई, उसके रिलेटेड आ Okay. गई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई देखें, ये जो रिसर्च हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं ना, ये कोई हमारी अपनी अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये ऑलरेडी Okay. मतलब we are not doing something alien. Yeah. या जस्ट ऐसे ही कह सकते हो आपके। उसके साथ Yeah. साथ एनदर थिंग, जो सेकंड एस्पेक्ट है आपका, कि वो है आपका Hmm. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जो थ्योरेटिकल Okay. फ्रेमवर्क का है, कि आपने जो Okay. थ्योरी लिंक की हुई है ना, तो वो जी. आपकी चीज को ज्यादा जस्टिफाई करती है। कि Okay. देखें, That's ऑलरेडी एक फिलोसोफर ने ये आइडिया दिया हुआ था, वो जनरलाइज्ड एटम थी, मैं उसको जनरलाइज को स्पेसिफाई करके अपनी रिसर्च के साथ जोड़ रही हूँ। got it, और sir. ये वही फिनोमिना है जो उस फलां फिलोसोफर ने कहा हुआ है। Got it, sir. Sir, there is another question. ओके। I know we haven't जी। came to the topic yet. That is the questionnaire. I have asked my teacher about the validity and the reliability of my questionnaire. Then sir asked another question from me. Can you illustrate your questionnaire? And I अब वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो आई एम लाइक स्टिल सर्चिंग कि कोई अच्छा सा मुझे एक आंसर मिल जाए जो मैं अपने डिफेंस में वहां पे कह सकूं. सो इट्स काइंड ऑफ टास्क गिवन टू मी. अच्छा, ये अब अंदाजा मुझे समझ नहीं आता आपके टीचर का, बट या. जनरली प्रोफेसर्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हम लेके जाते हैं ना उनके पास, तो जी जी. वो हमें सबसे पहले पूछते हैं कि भाई ये आपने खुद का बनाया हुआ है या किसी हम्म. और का लिखा हुआ है। एडॉप्टेड होता है. तो या. आपके, हाँ, आपके क्वेश्चन जो है, आपने किसी का लिखा खुद बनाया हुआ है एआई से, या खुद बनाया है, या किसी और का सर उठाया हुआ है? एडॉप्टेड. एडॉप्टेड है, बिल्कुल एडॉप्टेड है. अडॉप्टेड है। तो जी. आपने वहां पे रेफरेंसेस उसको बताने थे, अगर आपने बताए ओके. थे। ओके ठीक है, ओके वहां पे सर, आपने वो तो वहां बताने थे पे. कि जी. जी जी। जी 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 सर, कंटिन्यू प्लीज. जी, मैं ये कह रहा था कि आपने उसको ये बताना थे कि हम इसको क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन उसकी ऑलरेडी बनाते हैं। जो वेरिएबल होते हैं ना क्वेश्चनियर में, तो जी जी वेरिएबल के जी. साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं उस स्टडी का नाम जहाँ पे वो हम्म. वेरिएबल्स या क्वेश्चनियर यूज हुए हुए हैं। क्योंकि हर एक वेरिएबल जरूरी ठीक. नहीं कि एक ही स्टडी से हमने क्वेश्चनियर्स उठाए हुए हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया के जो क्वेश्चंस थे हमने एक स्टडी से उठाए हैं, और टीनेजर्स की जो ग्रूमिंग है किसी और वेरिएबल्स किसी और स्टडी से हमने उठाई है। तो आपने उसका सही. हवाला वहां पे देना था, रेफरेंस देना था। तो आई ओके. थिंक डेट वो आपकी चीज को ज्यादा जस्टिफाई कर देता। ठीक सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल आंसर देम. थैंक यू ओके। सो मच सर. ओके। थैंक यू. ओके। ओके, खादिम हुसैन साहब का कोई मैसेज है कि सर हाउ टू रिमूव प्लेजिज्म ऑफ चैट जीपीटी रिलेटेड है? सर ये इट्स टोटली अनएथिकल, और वी आर हेयर टू ट्रेन यू लाइक जैम। ठीक है, आपको निखारने आए हैं।
ये शॉर्टकट की चीज़ें इट्स बेटर टू अवॉइड। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गूगल पे सर्च आउट करेंगे कि चैट जीपीटी एआई रिमूवल है या एआई ह्यूमनाइजर इसको यूज़ करते हैं, हम कहते हैं। वो सर्च आउट करें, काफ़ी अवेलेबल हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आप खुद लिखें तो डेट्स मोर बेटर। ठीक है, ये एक इथिकल वे होता है। बाकी अनएथिकल वे में आप ट्राई करना चाहते हैं तो जितने भी हैं, आई थिंक जितने मैंने लोगों के कमेंट सुने हैं, तो एक हफ्ता 2 महीने तक तो काम चल जाता है। बट टेनेटिन जो है वो इतना ज्यादा एडवांस होते जा रहा है, जो ये प्लेजम को चेक करता है, तो 2 महीने तक वो उसको पकड़ लेता है। यानी उसके बाद वो जो भी एआई जो आप यूज कर रहे हो, यानी एआई ह्यूमन यूज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसके एल्गोरिथम में आ जाता है, और दोबारा आपकी वो प्लेजम कंटेंट वो फिर 100% शो करता है कि दोबारा आपने उसको यूज किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद लिखें, क्योंकि एआई से आप लिखवाते हैं तो ये एक रिसर्च नहीं होती, इट्स अनएथिकल वे। एंड आई एम सॉरी कि इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि गूगल पे सर्च आउट करें, आपको सारे एआई ह्यूमनाइजर जो हैं वो काफ़ी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। अलैक्म सर। जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम एट द वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय रिसर्च, और जहाँ ओके। पे मुझे काफ़ी सारा लिटरेचर जो है वो स्टडी करना है, रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है। तो सर, हम्म। एक्चुअली यू हैव टोल्ड अस अबाउट द साइज स्पेस, एंड आई एम ग्लैड कि हमने इसका देख लिया। बट जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास लिटरेचर डाउनलोडेड है, जो रिसर्च हम्म। पेपर्स हैं या जो भी ना, तो उसको हम किस तरह से, जैसे अब साइज स्पेस में हमने देखा कि वो अलग से हमें हर चीज़ खुद रीड करके पेपर्स को बता रहा था। तो अब हम जो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पेपर्स हैं, उसको हम क्या साइज स्पेस में इंपोर्ट कर सकते हैं? वहाँ पे हम प्रोफाइल वगैरह अपनी बनाकर, और फिर हम उसमें से इसी तरह जो चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? दूसरा ये कि मुझे कोई भी आप इजी वे जो बता सकें कि एक पेपर को पढ़ने में, मतलब बाज़ औक़ात मुझे एक पेपर के लिए 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं जब वो थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स हो। तो किस तरह से हम पेपर को इजीली जो है वो पढ़ सकते हैं? आप काइंडली थोड़ा मुझे इसके बारे में बता दें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। अच्छा, ये बहुत इजी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने करना ये है कि साइज स्पेस में ऑप्शन है, बट इट्स अ प्रीमियम वन, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो की बट वो कोशिश ये होगी कि आप वहाँ पे सर्च आउट करेंगी तो वो ज़्यादा सजेस्ट वही करेगा जो उसके खुद के एल्गोरिथम में होगा, क्योंकि सारे डेटा बेसेस उसके पास अभी भी नहीं है। साइज स्पेस के साथ ना उसके पास कुछ लिमिटेड है, क्योंकि इंटरनेशनल है, तो हो सकता है उसके पास पाकिस्तानी जर्नल्स की डेटा इतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड और मोस्ट इजीएस्ट वे आपके पास है कि आजकल हर कोई चैट जीपीटी जेमिनी यूज़ करता है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, उसमें लिखें कि एक्ट एज अ पीएचडी सुपरवाइजर और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, वट। ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी आप टर्म वहाँ पे लिखें। एंड आई विल गिव यू, आई विल अपलोडिंग द फाइल, या फिर आप लिखेंगे आई विल अपलोडिंग रिसर्च आर्टिकल्स ऑनवर्ड्स, देन यू हैव टू समराइज द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी इन अ फ्यू लाइंस, जस्ट लाइक इस तरह की कोई क्यूरी देके और आप फाइल अपलोड करती जाए वन बाय वन। तो बकौल कि आपने वो सारे पेपर को पढ़ के बगैर पढ़े वो आपको इसकी समरी बता सकता है, और वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर इसको और निखारना है तो आपने उसको क्वेरी में ये भी देना है कि भाई सबसे पहले तुमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है, उसके रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में मुझे बताना है, प्रॉब्लम वो क्या एड्रेस कर रहा है उसके बारे में बताना है, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, और उसके अलावा और कौन सा रिसर्च गैप बचता है ये बताना है। इस तरह के आप उसकी पॉइंट्स देके और जब फाइल को अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको उन पॉइंट्स के मुताबिक आपको आंसर करना शुरू कर देगा। और आप बिगेर सारे वो आप 20-25 जो पेजेस का जो पेपर है, ठीक है, वो आप इजीली समराइज कर सकते हैं। ये किसी भी चैट जीपीटी में, किसी भी एआई में, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। तो सर, इसकी रियलाइबिलिटी कितनी होगी? लाइक जैसे हम खुद से पढ़ें तो शायद उससे शायद बेहतर ही हमें जो है आउटपुट दे दे। देखें, जो एआई है उसमें मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, मिस्टेक्स वो तब होती हैं जब आप उसको फ्री हैंड छोड़ते हैं। फ्री मकसद है कि आप उसको ये बोलेंगी ना
कि मुझे रिसर्च गैप का आइडेंटिफाई करके बताएं कि पाकिस्तान में लेट्स सपोज कौन कौन से रिसर्च गैप इस फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो फिर जनरलाइज टर्म देगा, क्योंकि उसके पास सारे एक्सेस नहीं है जनरल भी। तो वो अपने तरफ से चीज़ों को बताएगा। बट अगर आप ऐसा कर रही हैं कि आप उसको कमांड दे के एक फाइल अपलोड कर रही हैं, फाइल का मकसद है कि वो बाउंड हो जाता है उसी फाइल के साथ। और उनमें एआई में ऐसी कैपेबिलिटीज मौजूद है, मैंने काफ़ी इसको चेक किया हुआ है, और मैं 2022 से लेके मैं एआई को यूज़ करता आ रहा हूँ। तो ये फाइल की जो एडिशन उसमें आ गई है ना अपलोड फाइल्स का, तो वो फाइल के साथ महदूद रहता है। वो और कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं करता। बाकी मिस्टेक्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट वो उस फाइल को कंप्लीटली समराइज करके आपको उसका कंटेक्स्ट बता सकता है। इज इट क्लियर? जी सर, इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच सर। का मैसेज है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। रिसर्च गैप्स का मैंने आपको हमने डिस्कस किया था अभी। उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे गैप्स में कि किस किस तरह के रिसर्च गैप्स हैं। तो अब वो आपको अलाइनमेंट आपको मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन में डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे रिसर्च गैप है। ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोबारा, तो आपको नजर आ जाएंगी। अच्छा वसीम साहब, कॉल बोर्ड इज नॉन टू मी फॉर ह्यूमराइजेशन सर, अनएथिकल वे टू रिसर्च स्कॉलर्स। ह्यूमराइजेशन आप बिल्कुल यूज करें, बट ये रिमेंबर डैट कि टर्निटिन इट्स अ मोस्ट पावरफुल डेटाबेस जो हर मंथ एक नया अपडेट दे रहा है आजकल, जो आपकी सारी ह्यूमराइजेशन को बाईपास कर सकता है। तो अगर कहीं पे काम चल रहा है आपका तो डेट्स फाइन, आप करते हैं तो इट्स अप टू यू। बट अगर आप यूज करके एक मंथ के बाद, जरूरी नहीं है कि मैंने काफी देखे हैं कि लोग ट्राई करते हैं क्वेल बोर्ड के लिए, लोग ट्राई करते हैं ग्रामरली से लिखा हुआ चीज जो है वो उठाते हैं, वो ऐड कर दिया। बट पहले उनकी जो है वो रिपोर्ट ठीक आई, बट आफ्टर फ्यू डेज जब उन्होंने कुछ चेंजेस करके दोबारा सबमिशन करवाई, तो उसमें उनकी प्लेजरिज्म जो है वो फिर से दोबारा शो हो रही थी। तो अगर आपके लिए काम कर रहा है तो ओके, काम चलाएं। एनीवन, किसी और को कोई क्वेश्चन है? बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Yes, sir, I have a question. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, basically I have 2 to 3 questions. Sir, मैंने आपसे ये पूछना था कि you said that कि हमने जो है लास्ट 5 years के पेपर जो हैं वो साइट करने हैं जब हम अपनी सर्च कर रहे होते हैं पेपर्स को। तो सर मैंने देखा है कि उन पेपर्स में भी सर अगर हम 2021 का पेपर अगर हम पढ़ें और उस पेपर के जो ऑथर्स हैं उन्होंने पिछले तो उसमें सर फिर हम क्या 2015 14 16 का पेपर जो है वो साइड किया हुआ है अपने पेपर्स में, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा सर? अच्छा, और यहाँ पे एक्चुअली हम गलती ये करते हैं कि जब आप किसी का रिसर्च पेपर जो 2022 में या 21 में पब्लिकेशन है ना, हम उसको स्टडी जब कर रहे हैं, तो हम उस क्या करते हैं कि जो उसने लिखा हुआ है किसी और ऑथर के बारे में, हम उन्हीं ऑथर्स को काउंट करते हैं। हम ये नहीं लिखते कि हम जिसका डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं कि ये जो लिटरेचर लिखा हुआ है ये उस बंदे का है, उस बंदे ने ये लिखा हुआ था। हम क्या करते हैं, हम वो काउंट करते हैं कि उन 2000 लेट सपोज उससे 5 साल पहले 2015 में जो उसने किसी ने लिखा था, जिसने उस बंदे ने लेट सपोज के रिसर्चर जो है योर नेम इज अमीर, ओके अमीर, अमीर साहब के आपने अपने अगर मेरा कोई रिसर्च पेपर पढ़ा जो 2021 का है, ठीक है, आपने उसको साइड कर दिया। उसमें आपने देखा कि भाई मैंने अली का जो एक अली कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, ठीक है, उसने
2015 में ये बात कही थी जो मैंने अपने अल्फाजों में अपने पेपर में लिखा हुआ है। आपने गलती क्या कर दी यहाँ पे, आपने मुझे साइड करने के बजाय आपने साइड कर दिया अली को, जो 2015 का है। तो ये एक्चुअली गलत प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, आपने जो लाइन उठानी भी है अगर वो तो उठानी है, तो आपने लिखना है मेरे बारे में कि जुबैर ने ये कहा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आपने एक साइटेशन का एक तरीका है उन ऑथर्स को साइड करने का, कि लिख देना है कि एज सेड बाय अली 2015, ब्रैकेट में फिर मेरा नाम लिखना है, ताकि पढ़ने वाले को ये पता चले कि ये एक्चुअली बात कही थी अली ने 2015 में। बट ये आपने पढ़ा या उठाया कहाँ से, ये उठाया भाई जुबैर के पेपर से, जुबैर ने उठाया 2021 में। तो जो आपकी जो साइटेशन काउंट होगी वो काउंट होगी 2021, नॉट 2015। आपने इस तरह से अपने वे को जो है अल्टर करना है, और हम यहीं पे गलती करते हैं अक्सर। सर वैसे क्या कहते हैं, अगर वो बात अली ने 2015 में की है, अगर उसने अपनी रिसर्च की है और उसके हम रिजल्ट्स उठा रहे हैं आपके पेपर्स में, मतलब अगर हम देख रहे हैं कि आपने कोई रिसर्च की है तो आपने अपने डिस्कशन में अपने रिजल्ट्स को उसके रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया, ठीक है, तो आपने सर अपने पेपर में अली का मतलब बताया हुआ है, तो वो रिजल्ट्स अली के हैं, तो हमें अली को साइड नहीं करना चाहिए, या तो फिर आपको करना चाहिए, इफ आई नहीं, एम नॉट ये रॉन्ग। तो जी जी, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है ना, देखें आप, ये आपने सबसे पहले, अगर आपकी रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो या तो आपने बिल्कुल क्लियर होके सिर्फ मेरे रिजल्ट्स को वहां पे साइड करना है, बिल्कुल क्लियर होके कि भाई जुबैर ने ये स्टडी कंडक्ट की थी, उसके ये रिजल्ट्स थे। और ये हम मोस्टली करते हैं अपने कंक्लूजन सेक्शन में, जो हमारे रिसर्च का जो कंक्लूजन सेक्शन होता है उसमें हम करते हैं अक्सर। हम कहते हैं कि भाई सिमिलर रिजल्ट्स हैज बीन फाउंड इन लेट्स सपोज स्टडी 2015। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा के ये भी ऐड कर सकते हैं कि भाई जुबैर के रिसर्च पेपर में भी ये भी था, उसने भी ये फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से हम एक तो तरीका ये है लिखने का। नंबर सेकंड, अगर मैंने, तो आपने सेम सम वॉट लाइक जैसे मैंने पहले बताया, आपने दोबारा वही साइड करने, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली उस 10 साल पहले स्टडीज को भी साइड कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट मोस्ट तक जाए, ज्यादा पीछे ना जाए। मतलब ये प्रिफरेबल है, इट्स नॉट अ कंप्लीट कंडीशन के आप, ठीक है। आर्टिकल में तो हम सर पिछली सारी स्टडीज को समराइज कर रहे थे, उसमें तो आपका भी कोई बात नहीं होती और उसकी भी कोई बात नहीं होती, मतलब जी जी। उसमें कोई, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि आप रिव्यू कर रहे हैं ना, आप तो उस पिछले तमाम पेपर्स को मतलब समराइज करके एक लिख रहे हैं, तो उसमें आप, अगर हम मैं खुद रिव्यू लिख रहा हूँ तो आप किसी और का, मतलब आप आपके टॉपिक के रिलेटेड आपको वो उसके सेंटेंस अच्छा लगा है, तो फिर मैं आपके पेपर में से उठा रहा हूँ, बट वो रिव्यू था सर, वो तो उसमें कोई मतलब रिसर्च नहीं हुई भी, तो फिर उसमें भी आपको साइड करूंगा कि ये अली को ही साइड करूंगा, क्योंकि रिसर्च तो दोनों ने नहीं की हुई। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि रिव्यू पेपर्स का ये होता है कि वहाँ पे आपका डोमेन जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। एम आई ऑडिबल, यस सर यू डिस्कनेक्ट आर। हो गई, आई यस सर। समथिंग, आई यस सर यू आर। थिंक। रिव्यू पेपर में ये है कि रिव्यू पेपर में हम क्या कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है हमारे स्टडी का। अगर आप रिसर्च पेपर का काम कर रहे हो, मतलब एक रिसर्च कर रहे हैं ना, रिव्यू नहीं कर रहे किसी चीज को, तो उसमें आपको सजेशंस होती हैं कि पास में इतना ज्यादा ना जाएं, पास की स्टडीज ना, करंट जो फेनोमेना चल रहा है, करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें। बट रिव्यू में तो अभी देखें, अगर मुझे देखना है कि भाई हिस्टोरिकल
एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ पुराने, लेट्स सपोज अगर 1990 से कोई 5 ईयर प्लान बनना शुरू हुआ है तो मैंने 1990 से ही चीज़ों को जो है वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसमें मैं बाउंड नहीं होऊंगा कि मैं मुझे सिर्फ जो 2020 के बाद आई हैं स्टडीज में उसको फोकस करना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, आप बिल्कुल वही करेंगे जो आपकी प्री स्टडीज आपको कह रही हैं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर। आपने जी जी। कहा है कि ना रिसर्च गैप जो है अगर एक स्टडी हो चुकी है, सर आपकी जो मतलब मेजर है वो आई थिंक सोशल साइंसेज है, तो आपने बताया था कि लोगों की सोच तो सेम ही है तो करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब मेरी जो सर है मेजर वो सर आई एम ए वेटनेरियन, तो हमारा जो रिसर्च एरिया है ना वो एनिमल न्यूट्रिशन और इसके रिलेटेड है। तो आप कह रहे थे कि अगर एक बंदे ने रिसर्च कर लिया है तो अब इन केस सर इन 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 माई केस अगर हमने सर प्रेवलेंस चेक करनी होती है किसी भी डिजीज़ की, अगर वो सर अगर एक बंदे ने मतलब पाकिस्तान में उस डिजीज़ की प्रेवलेंस हुई हुई है तो अगर किसी और कंट्री में नहीं हुई हुई तो फिर तो हमें वो करनी चाहिए ना, या तो फिर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि रिसर्च साइट जो है वो चेंज हो चुकी है, मेथड बिल्कुल सारे सेम होंगे बट रिसर्च साइट तो चेंज है ना, तो फिर हम वही वाली रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने रिसर्च गैप में कंटेक्स्ट भी लिखा था, ठीक है, कंटेक्चुअल गैप का भी बताया था। तो एक अगर आप आपकी एक आपने की हुई है, लेट सपोज आपकी कंट्री में हुई हुई है, किसी और कंट्री में नहीं हुई हुई, तो वहां पे दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स हैं जो वहां पे चेंज हो जाते हैं ना। लाइकवाइज आप वेटेरियन हैं तो आपकी, लेट सपोज आप जिन एनिमल्स पे आप काम कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिशन है, उनका जो यहाँ पे रहने का तरीका है, हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो दूसरी कंट्री में बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। काफी मतलब फैक्टर्स होंगे जो उन पर इन्फ्लुएंस करेंगे। तो डेफिनेटली देयर इज अ वास्ट रिसर्च गैप देयर, तो वो दोबारा वहां पे कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन भी है सर। इधर जो जी। सर एक मतलब एक जो मतलब मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर जो आप कह रहे थे कि हमने जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं हमने अगर उनमें से सर हमने जो हमें कोई सेंटेंस पसंद आता है तो हमने अपनी वर्डिंग में अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखना होता है, तो मतलब साइड भी फिर कर देना होता है, बट लिखना हमने अपनी वर्डिंग में होता है, मीनिंग भी उसका मतलब सेम हो बट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। एम आई राइट सर? जी। तो सर अगर उसके लिए सर हम जो रिफ्रेशिंग इस रिफ्रेशिंग जो होती है ये हम टूल्स यूज कर सकते हैं, इसमें भी प्लेजरिज्म आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये हम चैट जीपीटी से नहीं उठा रहे हैं, हम रिसर्च आर्टिकल से उठा रहे हैं। तो अगर हम उसी सेंटेंस को रिफ्रेश करके अपने मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में लिखें, क्योंकि जो ये टूल्स होते हैं थोड़ा अच्छा रिफ्रेश कर देते हैं मतलब, तो ये क्या ये एथिकल है कि अनएथिकल है? ये मैं सर पूछना चाह रहा था आपसे। फॉर योर कंटेक्स्ट में आपको ग्रामरली सजेस्ट जरूर करूंगा, ठीक है, कि आप ग्रामरली यूज करें। ग्रामरली में ये होगा कि आप अगर रिफ्रेश खुद करते हैं और उसमें कोई ग्रामेटिकल या सेंटेक्स कोई एरर होता है तो ग्रामरली वो आपको निखार देता है उस सेंटेंस को। बट अगर आप किसी और पैराफ्रेजर को यूज करते हैं ना, तो पैराफ्रेजर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, टर्निटिन का जितना मैंने उसको जाना हुआ है, टर्निटिन को मैंने देखा हुआ है, टर्निटिन को इस्तेमाल किया हुआ है गुज़िश्ता 7-8 सालों में, तो वो उन चीज़ों को पकड़ तो लेता सर है। आप ये कहना तो आई तो सर डोंट आप ये कहना सजेस्ट। चाह रहे हैं कि अगर हम वो सेंटेंस जी। रिफ्रेश मतलब अगर किसी टूल से करवाएंगे तो टर्निटिन उसको डिटेक्ट कर लेगा, और अगर हम खुद ही करेंगे तो उससे वो डिटेक्ट नहीं करेगा? मोस्ट प्रोबेबली वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। मैं ये 100% श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि मतलब एक मशीन है ना, मतलब एक यस सर। एल्गोरिथम है ना, कभी कभार नहीं भी आता, नहीं भी आता, जी जी। बट प्रोबेबली आ जाता है। तो तो फिर सर हम मतलब खुद ही किया करें, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? इट्स बेटर, और यस इसमें आई यह है वाज कि हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी इंक्रीज होती है। यस सर, आई वाज कंफ्यूज्ड इन दिस केस। थैंक यू सो मच सर। नो वरीज, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है? और मैं सबको ये बताता चलूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ इस ग्रुप में जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे ऐड है आपके साथ शेयर की जाएंगी, ये जो फाइल है ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, देन वी विल एंडिंग दिस मीटिंग। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बचा? अच्छा, देन
we are just going to end this meeting and this lecture. And thank you so much all for joining this wonderful session. It was great communicating with you all, and it was a very productive discussion. काफ़ी सारी चीज़ें और ईगरनेस आपकी पता चली कि आप रिसर्च के साथ कितना सिंसियर हैं और किस हद तक आप काम करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कि you must be connected with this Youth Excellence Forum on LinkedIn and my profile Zubair Ahmed Pirzada. You can connect with me. जहाँ पे आपको अगर रिसर्च के बारे में कहीं पे भी कोई हेल्प आउट की ज़रूरत हो तो देन यू जस्ट कैन लीव मैसेज देयर. I will definitely try to help you out because this is not only for the paid purpose. This is for you like एक सदका जारिया है किसी की मदद करना. तो जितना हो सकेगा we will help you out in this research phenomena. ठीक है, तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी जो रिसर्च की जर्नी है उसमें कामयाब करे। और आप सबकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है, और आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो इसके साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।